हेलो बच्चों, 3 दिनों पूरा सिलेबस निपटाना है, हो जाएगा, बस तुम्हें भी डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो पढ़ा ही दूंगा। आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, आगे हम और चैप्टर भी कवर करेंगे। अब देखो, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं ना, तो करंट तक पहुंचने से पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि चार्ज से ही करंट बनता है। तो पहले चार्ज देख लेते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच अ बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जैसे तुमने मास पढ़ा होगा, मास की डेफिनेशन भी यही होती है, प्रॉपर्टी होती है वो मैटर की, जिसकी वजह से उसे ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडीज हैं सबके पास कुछ ना कुछ मास है, तो उन पे ग्रेविटी एक्ट करती है। कोई भी ऐसे हवा में उड़ता हुआ हमें दिखता नहीं है, मून में जैसे दिखते हैं वैसे। सो चार्ज भी वैसे ही एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी से क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को या बॉडी को फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब चार्ज हमारे दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमारी बॉडी के अंदर भी चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव चार्ज किस में होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है आयंस में भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है, वो केमिस्ट्री की बातें होती हैं। बट हम यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं फिजिक्स में, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज किस में होता है? प्रोटॉन में, जिसे हम P प्लस बोल देते हैं, या इसे इसका चार्ज कितना होता है? E प्लस। नेगेटिव चार्ज होता है हमारा किस में? इलेक्ट्रॉन में, जिसे हम E माइनस से डिनोट करते हैं, उस पर चार्ज भी E माइनस ही होता है। अब E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कूलम क्या है? कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। ठीक है, तो इतना पता चल गया चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरीके के होते हैं और चार्ज की वैल्यू क्या होती है। अब देखो, हमने यहाँ ये बात करी कि किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, और ये बात भी सच है कि हर चार्ज की अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जब दो चार्ज पार्टिकल्स को हम आसपास लेके आते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ इंटरैक्शन होता है। ठीक है, कुछ होता है उनके बाहों में दरमिया, तो उनकी वजह से कुछ फोर्सेस लगते हैं। वो हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे लगते हैं। देखो, जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास है, तो उनकी फील्ड क्या करती है? एक दूसरे को रिपेल करती है, दूर धक्का देती है ना। जैसे लड़के लड़के से ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते ना, वैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव भी ज्यादा पास नहीं आ सकते। इनकी फील्ड क्या करती है? इन्हें रिपेल। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, दोनों पॉजिटिव जब होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव साथ आ गए, ठीक है, एक लड़का एक लड़की मान लो, उनके बीच में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी अपोजिट चार्जेस, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तुम्हारे साथ भी होता होगा ना, क्लास में सुंदर लड़की से तुम अट्रैक्ट होते होंगे, अपोजिट जेंडर की, ऑब्वियसली, है ना। सो ऐसे ही चार्जेस में भी होता है, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब बारी आ गई नेगेटिव की, दोनों नेगेटिव, तो ये भी सेम पॉजिटिव पॉजिटिव की तरह होता है, ये भी क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इतनी तो हो गई चार्ज की बात। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, और चार्ज बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, ये सब चीज़ें। क्योंकि तुम्हारे मन में शायद अभी एक सवाल आया होगा, या नहीं आया होगा यार, टेंशन में तुम नहीं सोच पा रहे होगे इतना, कि देखो मैंने ये बोला कि हर बॉडी पे चार्ज होता है, हमारे पास भी कुछ चार्ज है, तो हमारे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्यों लगता? हम ऐसे सीधे चल क्यों पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह है, करंट या इसमें भी है, बल्ब में भी है, मेरे आसपास सब में, फ़ोन में, हर चीज़ में। तो हम पे वो चीज़ फोर्स क्यों नहीं लगा रही है, वो भी हमें पता होना चाहिए। देखो, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। कभी भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, चार्जिंग अ बॉडी। देखो, मेरे को ये पढ़ाना नहीं था, पर मैं भावनाओं में ना बह जाता हूँ, फिर मैं छोड़ नहीं पाता कोई टॉपिक। हम अभी पढ़ लेते हैं चार्जिंग अ बॉडी, ठीक है। ज़्यादा टाइम तुम्हारा लूंगा नहीं, 1 घंटे में या 1 hour 20 minutes में एक चैप्टर खत्म, ठीक है। सो हम कभी भी किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा बोहर मॉडल है। अब हमारे पास दो तरीके हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के। देखो, इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी कुछ चार्ज है। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी बॉडी को सपोज पॉजिटिव चार्ज करना है, तो दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक बंदा बोलता है कि मैं क्या करूंगा, इससे प्रोटॉन दे दूंगा, प्रोटॉन गिव कर दूंगा, गिव प्रोटॉन। और दूसरा बोलेगा कि मैं इससे इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा, मैं हूं मस्त थोड़ा, मैं क्या करूंगा, स्नैच कर लूंगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से समझदार बंदा कौन है? एक तो दयालु है, वो बोल रहा है कि प्रोटॉन दे दो, एक है थोड़ा गुंडा है, इलेक्ट्रॉन ही छीन लो ना इससे, अपना क्यों दे कुछ। कौन सा इसमें से सही है? यहाँ पे हमारा गुंडा सही है, इलेक्ट्रॉन स्नैच कर देंगे, क्योंकि जो तुम भले बन रहे हो ना कि तुम इसे प्रोटॉन दे दोगे, पता है तुम्हें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है अभी दुनिया के, ठीक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स।
तो तुम इसको अगर प्रोटॉन दोगे तो तुम्हें इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस झेलने पड़ेंगे कि तुम खुद भस्म हो जाओगे। तो तुम्हारे बस का नहीं है किसी को भी प्रोटॉन देना, ठीक है। अगर प्रोटॉन दोगे तो न्यूक्लियर फिनोमेना होना स्टार्ट हो जाएगा, चेन रिएक्शन होगी, एटम बम बूम हम सब हो जाएगा, ठीक है। सो जब भी किसी हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो हम उसे प्रोटॉन नहीं देते, या तो उससे इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेते हैं। जैसे पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रॉन स्नैच कर लेंगे, और अगर नेगेटिव करना है तो उससे क्या करेंगे, उसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, उसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ना कि प्रोटॉन के, ठीक है। यहीं से एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, नया कॉन्सेप्ट, तुम्हारे लिए नया, मेरे लिए नहीं, कि जो किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू Q बराबर N। N हियर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो N है वो हमेशा इंटीजर रहेगा। इंटीजर पता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, इंटीजर रहेगा। ये यहाँ पे इंटीजर क्यों रहेगा, ये इंटीजर इसीलिए रहेगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं 1 2 3 4, या इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं, 1 छीन सकते हैं, 2 छीन सकते हैं, 4 छीन सकते हैं, 5 छीन सकते हैं। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमने आधा इलेक्ट्रॉन ले लिया या आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हमें हमेशा पूरा क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। यहीं से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक बॉडी में 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज हो सकता है। ऐसे पूछ लिया किसी ने तुमसे कि मेरे पास एक बॉडी है उस पर 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज करना है, क्या मैं उसे कर सकता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम ऐसी बिना सोचे समझे जवाब नहीं दोगे कि हाँ दे सकते हैं, नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक चीज बता रखी कि चार्ज हमेशा एन के बराबर होगा, तुम इस चीज को यूज करोगे। हमें पता है Q बराबर N ही होता है, हमें E की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू पता है, N की वैल्यू हमारे पास आएगी। अगर N इंटीजर हुआ तो भाई हो सकता है, अगर N डेसिमल में हुआ तब नहीं हो सकता, ठीक है। तो करते हैं इसे सॉल्व। Q कितना है पास, 3.2 इंटू 10⁻110 हो गया भाई, ये 10 की पावर 19 होता है, 10⁻19 कूलम, और N मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, माइनस 10⁻19 से 10⁻19 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। N की वैल्यू आएगी 3.2 अपॉन 1.6, यहाँ से ये डेसिमल हटाओ दोनों, क्या आ गया आंसर, 32 अपॉन 16। और शायद मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 32 अपॉन 16 क्या होता है, 2, और 2 मेरा इंटीजर है। तो हाँ भाई ये चार्ज हमारा पॉसिबल है, ऐसे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इतना चार्ज हम बॉडी को दे सकते हैं। अब तुम ये मत सोचना कि मैं फालतू में क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यार अभी टाइम है, फिजिक्स के पेपर में हमारे पास 6-7 दिन का गैप है, 6 दिन का गैप है, उसमें हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो हम ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ हम छोड़ दें, जब हमें मौका है हम ला सकते हैं 90 मार्क्स, तो हम क्यों इतना पढ़ें कि सिर्फ हमें पास होना है, ठीक है। सो इसीलिए हमें क्या करना है, पूरा सब कुछ पढ़ना है फिलहाल के लिए। जब ऐसा मौका आएगा कि सिर्फ पास ही होना है एग्जाम के एक रात पहले, उस दिन में मैं आऊँगा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, रात भर तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो अभी तक के लिए हमने ये सब चार्ज के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं करंट पे। अब देखो करंट होता क्या है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, वो हमारा करंट होता है। बेसिकली आई क्या हो गया हमारा, Q अपॉन T। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पेयर, और हम 1 एम्पेयर को डिफाइन कैसे करते हैं कि जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे कि जो करंट है उसमें वो कितना होगा, 1 एम्पेयर। अब ये तो बेसिक बात हो गई कि यार जब चार्ज मूव करते हैं तो करंट डेवलप होता है, ठीक है, एंड करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट चार्ज मूव क्यों कर रहा है, उन्हें कोई तो करा रहा होगा। चार्ज मूव करते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हमारे चार्जेस मूव करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज पॉजिटिव Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। समझ में आया नहीं होगा, है ना, मुझे ये पता है, डेफिनेशन बड़ी इजी समझ नहीं आता। देखो ग्रेविटी के बारे में तुम्हें पता है, ग्रेविटी की तरह मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, उसे तुम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर लोगे। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम की वो चीज़ होती है, हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब हम जमीन से ऊपर उठते हैं हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, यानी कि हाई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ पे क्या आती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही हमें कोई ऊपर हाई पोटेंशियल एनर्जी से छोड़ देता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं ना, ऐसे करके ऊपर से धड़ाम नीचे, है ना। वैसे ही यहाँ भी सीन होता है कि जब हम पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल पे रखते हैं वो अपने आप लो पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, गिरने लग जाता है। जैसे हमारे साथ भी ऐसी होता है, पानी के साथ भी ऐसी होता है, क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है ना।
वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज हमारा हाई पोटेंशियल पे रखा हुआ होगा तो क्या करेगा, वो लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और नेगेटिव के साथ इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, वो मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, पहले इतना समझ लो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, यानी कि एक तरफ ज्यादा पोटेंशियल एक तरफ कम पोटेंशियल है, तो जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करने लग जा रहा है, और जिस तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी तरफ मेरी डायरेक्शन की करंट होती है। देखो यहाँ पे दिखा रखा है और यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो जिधर मेरा चार्ज मूव करता है उधर हमारी क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे तुमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करा था ना, कि हमें कितना वर्क डन कर रहा है, जमीन करना पड़ रहा है जमीन से किसी बॉडी को ऊपर ले जाने में किसी हाइट h पे, वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। नहीं पढ़ा वर्क पावर तो पढ़ लो, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, पूरा वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी में भी है कि जब हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, पर यूनिट चार्ज हमें जितना काम करना पड़ रहा है वो क्या है, उसके वर्क डन के बराबर है, सॉरी उसके पोटेंशियल के बराबर है। ठीक है, सो हमें पता चल रहा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बराबर किसके है, बराबर किसके, उसके पोटेंशियल के बराबर। किसके बराबर, पोटेंशियल के बराबर। तो अगर हम टोटल नेट वर्क डन निकालें, नेट वर्क डन कितना आता है, वर्क बराबर Q इंटू पी, सॉरी पी नहीं वी से डिफाइन करते हैं पोटेंशियल, Q इंटू वी। तो नेट वर्क डन आ गया हमारा Q इंटू वी, और यही एक बॉडी की क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इस स्लाइड से हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब चार्जेस मूव करते हैं तब करंट डेवलप होता है। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो हमारा चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करता है ना। ठीक है, और करंट भी हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। अब बात आती है नेगेटिव चार्ज की, क्योंकि देखो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज तो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन, और हमारा प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर। उसे बाहर निकल के चलवाने में हमारी तो बहुत हालत खराब होने वाली है, तो हम उससे तो करेंगे नहीं, हम इलेक्ट्रॉन से काम चलाएंगे। तो देखो जैसी चीज हमारे पॉजिटिव चार्ज के साथ होती है उसी का उल्टा हमारे नेगेटिव चार्ज के साथ होती है। जैसे हमारा पॉजिटिव यहाँ से इधर मूव कर रहा होगा ना, कर रहा था ना, इसे मैं बता रहा हूँ, देख ले। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दूं तो मेरा नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे फ्लो करेगा, बट हमारे करंट की डायरेक्शन किधर होगी, हाई टू लो ही होगी, क्योंकि वो हमारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है, साइन कन्वेंशन उसका बना है। सो ये बात याद रखना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अगर तुमसे किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया, एमसीक्यूज में ही आ गया कि हमारा करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है, और ये बता दो वो किसके डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बराबर होगा, मतलब कौन सी डायरेक्शन उसकी सेम होगी। नीचे आ रखा होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन, और दो ऑप्शन और दे देंगे फालतू के। तुमने अगर प्रोटॉन टिक कर दिया सही हो, इलेक्ट्रॉन टिक कर दिया तो तुम गलत हो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हमारा कौन सा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल भी आया होगा कि प्रोटॉन हमारा मूव नहीं करता है, लेकिन तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यार वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे हाइपोथेटिकल सिचुएशन बहुत बार होती है। ठीक है, बहुत बार होती है। तो ये चीज इतना तुम पढ़ लो, ठीक है, इतना तुम नोट करो, नोट नहीं करो, ठीक है, नोट तुम्हें मिल जाएंगे, अभी टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज अवर ओम्स लॉ, और यहीं से हमारे क्या शुरू हो जाएंगे, न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स, बढ़िया बढ़िया। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। हमारे एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसमें उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ मेरे करंट का क्या पैटर्न आ रहा है, और वो देख के उन्होंने हमें एक लॉ दिया, उसे हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या देखी, पहली बात कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, करंट को कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, वैसे ही मेरे करंट की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, सो क्या था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और ये बात सही भी है, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो हमारा करंट डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पता है, पॉजिटिव का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, इनका पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, ठीक है, ये बढ़ता रहेगा वो कम होता रहेगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उनका बढ़ेगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा ये चार्ज और तेज मूव करने लग जाएगा, है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि जो पोटेंशियल है वही कहीं ना कहीं वर्क डन है, और वर्क डन क्या होता है, एनर्जी। जैसे जैसे इस चार्ज की एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे इस चार्ज की एनर्जी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये और तेज मोशन करेगा, और तेज मूव करेगा, तो इसका रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो उसको समझ में आ गई। दूसरी बात उन्होंने बोला कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इस R को उन्होंने बोला रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बारे में अभी आएंगे 50 सेकंड के बाद, पहले ओम्स लॉ पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, उस टाइम पे दुनिया को नहीं पता था कि ये R होता क्या है। ठीक है, सो उन्होंने दो चीजें बताई कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यही दोनों को कंबाइन करके उन्होंने बोल दिया जो करंट है वो V बाय R है,
या V बराबर IR की टर्म्स में जो हम इसे याद करते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो उन्होंने हमें लॉ निकाल के दे दिया। इससे हम क्या कर सकते हैं, हाँ कोई भी कंडक्टर पड़ा है उसके अक्रॉस हम जितना भी वोल्टेज लगाएंगे हमें करंट की वैल्यू कितनी आएगी पहले से ही पता है, हमें अमीटर लगा के नापने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे हमें आंसर पता चल जाएगा। सो उन्होंने बहुत हमारे जो रिसर्च के काम है वो बहुत आसान कर दिए। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का हिंदी अर्थ पता है तुम्हें? हिंदी अर्थ रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ भी वही है। देखो करंट हमारा क्या हो रहा है, करंट हमारा चार्ज के मोशन की वजह से हो रहा है। अब जितना कोई कंडक्टर उसको रोके कि चार्ज तू फ्लो मत हो, चार्ज तू रुक, चार्ज तू धीरे हो, जितना भी हमारे चार्ज के ऊपर रुकावट आए चलने से, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्योंकि हमारा चार्ज कभी भी स्ट्रेट लाइन में फ्लो नहीं करता। देखो जैसे हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, इसके अंदर जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसी ना किसी हमारे एटम से निकला होगा, या फिर हमारा जो मटेरियल उसके अंदर कुछ वॉइड्स होते हैं, है ना, एटम्स मॉलिक्यूल सब होते हैं ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यार सब ऐसे थोड़ा हो जाएंगे, ओ साइड हट जाओ, सीएम का काफिला आ रहा, ऐसे हटेंगे नहीं, वो अपनी जगह पे अड़े रहेंगे कि भाई हम तो नहीं हट रहे। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? ऐसे उन्हें टक्कर मारते हुए जाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे फॉलो नहीं करता, स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करता, वो ऐसे टकरा टकरा के मूव करता है। अब जितने ज्यादा ये टकरावटें होंगी, जितनी ज्यादा ये टकराएगा उतना क्या होगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टकरा रहा है तो धीरे चल पाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ रही है चार्ज के रास्ते पे, ठीक है। सो यही क्या उन्होंने बोला, रेजिस्टेंस। अब उन्होंने एक और चीज बोली कि रेजिस्टेंस डिपेंड किन किन चीजों पे कर रही है, ठीक है, अच्छे से सब कुछ बोला। उन्होंने बोला आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे जैसे हमारी लंबाई बढ़ेगी हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। होता है ना, होता है ना, जैसे कि किसी रोड में अगर हमारे ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, बहुत सारा ट्रैफिक लगा हुआ है, ठीक है। अब हम गाड़ी लेके आ रहे हैं तो हमें उस लंबी रोड से पास करने में क्या ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है। वैसे ही चार्ज के ऊपर चार्ज भी है, ठीक है, चार्ज के लिए भी सेम केस हो रहा है, उसके लिए भी ये रोड ही है। अब उसके पास ज्यादा लंबी रुकावटें आ रही है तो भाई ऑब्वियसली उसकी क्या होगी, स्पीड कम होगी। सो ये बात तो पता चलेगी कि हमारे जो आर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ेगी रुकावटें भी ज्यादा होती रहेंगी। दूसरी बात क्या होती है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए को ऐसे समझो कि जैसे जैसे हमारा एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। उसी सेम सड़क में तुम जा रहे हो, सड़क बहुत चौड़ी हो गई तो क्या होगा, आराम आराम से सब तेज तेज से निकल लेंगे, है ना। पतली गली में जाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा, बहुत सारी गाड़ियां पतली गली में चले गई तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, है ना। अब वही चीजें अगर हम चौड़ी रोड में चल रहे हैं, ठीक है, बहुत चौड़ी रोड है, उसमें ट्रक भी चल रहा है, कार भी चल रहा है, हाईवेज एक्सप्रेसवेज, तो एक्सप्रेसवेज और हाईवेज में कभी ट्रैफिक लगता है? नहीं लगता। वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ का भी, ठीक है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ से उन्होंने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकाला कि आर बराबर रो एल बाय ए, ठीक है, आर बराबर रो एल बाय ए। इसको हम बोलते हैं हमारी रेजिस्टिविटी। ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे एंड मटेरियल पे, ठीक है। अलग अलग मटेरियल के पास अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी, जो उसके अंदर एटम्स होता है तो उसकी क्या होती है, अलग अलग रेजिस्टेंस होती है। और टेम्परेचर के साथ भी हमारी रेजिस्टेंस क्या करती है, चेंज करती है, सॉरी रेजिस्टिविटी भी चेंज करती है, रेजिस्टेंस भी चेंज करती है, दोनों चीज, ठीक है। फिलहाल रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। सो उन्होंने क्या बोला, जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो इज आवर रेजिस्टिविटी, वो डिपेंड कर रही है हमारे किस पे, टेम्परेचर और मटेरियल पे। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी, तीनों पे। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की होती है ओम। अब देखो ओम्स लॉ ने, ओम्स जो हमारे साइंटिस्ट है उन्होंने एक और काम करा, उन्होंने रेजिस्टेंस को दो कैटेगरीज में बांट दिया, ठीक है, अपने लॉ के हिसाब से। जो उनका लॉ फॉलो करते हैं उन्होंने बोला ओहमिक कंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर, और जो फॉलो नहीं करते उन्हें बोला नॉन ओहमिक। अब अगर हमें ये पता लगाना हो कि हमारा कंडक्टर ओहमिक है या नॉन ओहमिक कंडक्टर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। किसका, V बराबर आई आर का। V बराबर आई को अगर मैं Y बराबर mx की तरह देखूं, Y बराबर mx किसकी होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। सो ये मेरी लाइन कुछ ऐसी निकलेगी, इसमें जो हमारा स्लोप है, जो m की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू r। सो जो भी रेजिस्टेंस, जो भी हमारे मटेरियल्स इस ग्राफ को फॉलो करेंगे, कुछ ऐसा सिमिलरली स्ट्रेट लाइन ग्राफ उनका होगा, उन्हें हम बोलेंगे ओहमिक कंडक्टर। और जो ऐसे कुछ कर्व होगा, ऐसे कर्व आ गया, ठीक है, इसे हम बोलेंगे नॉन ओहमिक। क्योंकि कर्व तो कैसे भी हो सकता है ना, वो तो बिहेवियर है इसका,
ठीक है, किसी मटेरियल का बिहेवियर है, अगर वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन तो हम उसे बोलेंगे ओमिक कंडक्टर, और अगर ऐसा नहीं होगा, कुछ इनवर्स का ग्राफ होगा या फिर ऐसे हमारी पैराबोला होगा, कुछ भी अलग अलग शेप्स होंगी, सो हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर नॉन ओमिक कंडक्टर। सो इतनी बात बहुत है ओम्स लॉ की, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसे हमें नहीं देनी है ना, सारी चीजें यही हो गई है। अब हम इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम्हें कराऊंगा इसी फॉर्मूले का। सो चलो अब अपनी कॉपी पेन निकालने का समय आ चुका है और हम सॉल्व करेंगे एक बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो R इक्वल टू रो एल बाय जो हमारा फॉर्मूला था रो एल बाय ए, उससे एस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो ये हमारी एक वायर है 1 मीटर लंबी और 0.1 मीटर स्क्वायर चौड़ी, ठीक है, मैंने क्या करा, इसको खींच के 2 मीटर लंबा कर दिया। अब मुझे ये बताना है कि जो इसकी न्यू रेजिस्टेंस है वो आर ओल्ड की टर्म्स में कितने टाइम्स है, ठीक है। देखो यहाँ दो चीज होगी, पहले तो मेरी जो वायर है वो लंबी होगी, दूसरी बात वो पतली भी होगी। तुमने देखा होगा जब तुम किसी रबड़ बैंड को से खींचते हो तो रबड़ बैंड तो लंबा होता है बट उसकी थिकनेस भी कम हो जाती है, सॉरी, क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगी ना एट द एंड ऑफ द डे। तो देखो हम यहाँ पे जो अपना नया एरिया है, जो मेरा पतला होकर एरिया आएगा, उसे हम वॉल्यूम कंजर्व करके लगाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ओल्ड बराबर वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो हम नहीं कर रहे, मास हम उसमें ऐड नहीं कर रहे, जितनी वॉल्यूम थी उतनी ही रहेगी। हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ओल्ड जो है मेरी एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 1 मीटर इंटू एरिया 0.1, वो किसके बराबर होगी, न्यू वॉल्यूम के। न्यू वॉल्यूम कितनी आ गई 2 मीटर इंटू उसका एरिया कुछ होगा जो मुझे पता नहीं है, यहाँ क्या क्या 0.1 और ये 2 इधर गया, यहाँ से अपॉन 2 बराबर ए। यहाँ से अगर मैंने 1 हटा दिया, यहाँ नीचे आ गया 20, तो एरिया की वैल्यू क्या आ गई 1/20 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं रो एल बाय ए वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे पता है मेरा आर न्यू किसके बराबर होगा, रो इंटू लेंथ। न्यू लेंथ कितनी है 20 मीटर, ठीक है, सो ये कितनी है 20 मीटर, सॉरी 20 2 मीटर, 2 रो एल बाय ए। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1/20, ये 20 ऊपर चले गया, ठीक है, 1/20 मीटर स्क्वायर थी। तो यहाँ से कितना आंसर आ गया मेरा 40 रो बाय, सॉरी सिर्फ 40 रो आ गया, ठीक है, सिर्फ 40 रो आ गई कि 1 नीचे रहे चाहे ना रहे कोई वैल्यू नहीं। अब मुझे आर न्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में मिल गई, आर न्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी मिल गई, बट मुझे क्या बताना है आर न्यू इक्वल टू एन आर ओल्ड, ठीक है। तो इसके लिए मुझे आर ओल्ड भी पता होना चाहिए। आर ओल्ड कितना आ जाएगा रो एल बाय ए, यहाँ पे लेंथ कितनी है 1 मीटर, एरिया कितना है 0.1, 0.1 मतलब 1/10। अभी जब 10 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 रो। तो मैं इस 40 को लिख सकता हूँ 4 × 10 रो, ठीक है, और ये 10 रो किसके बराबर है, ये मेरा आर ओल्ड के बराबर है। तो मेरा जो आर न्यू है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ हमार ओल्ड रेजिस्टेंस। और यहाँ से एक ट्रिक भी आती है यार कि अगर हम लेंथ को n टाइम्स कर दें तो आर डैश बराबर n स्क्वायर टाइम आर ओल्ड हो जाता है। और एरिया के साथ भी हम ऐसे कर सकते हैं, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट लाइन में बताता हूँ, ठीक है। तब तक ऐसा नोट करो, इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। देखो अब मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, इन ट्रिक्स को भी तुम याद रख सकते हो, जो हमारे प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन था जो हमने जस्ट सॉल्व करा उसको सॉल्व करने के लिए। देखो कभी भी हमारी जो नई लेंथ है वो n टाइम्स हो जाएगी n ओल्ड के, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि जो हमारी न्यू लेंथ है दैट इज 10 टाइम्स ओल्ड, 10 टाइम्स ग्रेटर देन हमारी ओल्ड रेजिस्टेंस, या 20 टाइम 30 टाइम कितने भी टाइम्स हो, ठीक है। तो जो हमारी न्यू रेजिस्टेंस होगी ना वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी आर ओल्ड की, ठीक है। तो इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखे तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी एल डैश है, न्यू जो लेंथ है वो अगर एन एल है, n टाइम्स है पुरानी लेंथ के, तो जो हमारा r डैश होगा वो n स्क्वायर टाइम्स r ओल्ड होगा, या मैंने ओल्ड लगाना भूल गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो अगर हमारा न्यू एरिया n टाइम्स l ओल्ड, नहीं सॉरी a ओल्ड, जो हमारा नया एरिया है वो अगर n टाइम्स हो जाएगा पुराने एरिया के, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया एरिया इज डबल 2 टाइम्स हो गया, एरिया इज ट्रिपल्ड 3 टाइम्स हो गया, तो जो हमारी न्यू रेजिस्टेंस होगी ना वो आर ओल्ड अपॉन n स्क्वायर होगी, कि जितने भी टाइम्स क्या हो रहा है हमारा डिवीजन हो रहा है, मतलब सॉरी जितनी भी टाइम्स हमारी क्या एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है कुछ भी हो रहा है, ठीक है। देखो हमारे पिछले क्वेश्चन में तुम हमें से इम्प्लाई करके देखते हैं, हमारे पास जो आर ओल्ड था वो कितना था 10 ओम, 10 ओम आया था ना, 10 रो मान लो 10 रो आया था, ठीक है। अब अगर हम ये चीज का उस पर इम्प्लाई करें, ये वाली शॉर्ट ट्रिक लगाए, तो हमें पता है कि हमारी जो लेंथ है वो डबल हो गई है, ठीक है। तो L डैश बराबर 2L, यहाँ से हमारी n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब मुझे इस चीज से पता है, इस वाली ट्रिक से मुझे पता है जो मेरी R न्यू है दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम R ओल्ड। अब मैं n और R ओल्ड की वैल्यू अगर यहाँ डालूं तो n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4
मल्टीप्लाई बाय आर ओल्ड कितना है 10 रो ओम। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया 40 रो ओम। देखो हमने इस क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया। सो ये तुम शॉर्ट ट्रिक्स भी लगा सकते हो अपने क्वेश्चन फटाफट करने के लिए, बट तुम्हें जो मैंने ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ था ना रेडियस वाला, वो इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा, उसको करने के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये तो हमारे उस टाइप के न्यूमेरिकल्स हो गए, यहाँ से तुम्हारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जो आजकल बहुत ही तगड़ा टॉपिक चल रहा है वो आ रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे क्वेश्चन पिछले साल 2025 में भी आया है, वो हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो हमने ये देखा है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बस इतना सा याद रखो, 2-3 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे क्वेश्चन आ गया तो। देखो ऐसे ग्राफिकली पूछ सकता है कि हमारा जो वी आई ग्राफ है वो दो रेजिस्टेंस के लिए या एक ही रेजिस्टेंस के सेम रेजिस्टेंस के लिए, सॉरी दो रेजिस्टेंस नहीं होंगे, सेम रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। सेम अप्लायंस के लिए हमारा जो वी आई ग्राफ है वो अलग अलग टेम्परेचर पे हमने प्लॉट करा हुआ, ये T1 है ये T2 है। हमें ये बताना है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है और कौन सा टेम्परेचर कम है। देखो हमें पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और हमें ये भी पता है कि जो M है दैट इज इक्वल टू R। वी आई ग्राफ की स्लोप R के बराबर होती है, तो इसकी स्लोप भी R होगी। तो जिसकी स्लोप ज्यादा वो वाला टेम्परेचर ज्यादा है ना, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और इसका मतलब क्या है कि स्लोप जिसकी ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा है ना। तो स्लोप ज्यादा किसकी है, देखो इसमें अगर तुम चलो मस्त तो तुम धीरे 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 करके चल रहे हो, बट अगर तुम यहाँ चढ़ाई शुरू कर दो यहाँ तुम्हारी ऑफर आ जाएगी, यहाँ स्लोप ज्यादा है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। सो हमें ये पता चल गया कि T2 जो है दैट इज ग्रेटर देन T1। और जो अभी मैं तुमसे बात कर रहा था ना कि 2025 में ताजा सवाल आया, वो यही है कि एक अप्लायंस है वो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, तुम ये बताओ उसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने तो बता दिया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस क्या होगी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलता है, जैसे लाइट भी चलती है, कोई भी चीज चलती है, तो क्या होता है जो रेजिस्टेंस होता है उसका वो गर्म होता है, ठीक है। वो अप्लायंस क्या होता है गर्म होने लग जाता है, जैसे ही वो गर्म होगा, गर्म हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा अप्लायंस गर्म होगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मैंने तो बताया था। तो रेजिस्टिविटी विल ऑल्सो इंक्रीज। ये हम अभी दोबारा पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, बट इसकी ब्रीफ नॉलेज यहीं पे देना बहुत जरूरी था। तो ये हमारी बात हो गई बेसिक रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करके कैसे लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक रेजिस्टेंस तो हम अपना सर्किट बना नहीं सकते, हम बहुत मल्टीपल रेजिस्टेंस लगाते हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, देखो पंखा लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, ठीक है, टीवी फ्रिज हर चीज़ सब में रेजिस्टेंस होता है। तो जो इतने सारे रेजिस्टेंस हैं इनको जब हम कंबाइन करते के एक सर्किट बनाते हैं तो उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं वो हम देखेंगे आगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। चलो बच्चों अब थोड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि हम अपने सर्किट के अंदर कैसे कैसे रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले हम सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। सीरीज में क्या होता है, हम रेजिस्टेंस को एक के बाद एक करके बहुत सारे लगाते रहते हैं, चाहे हम 10 लगाए, 50 लगाए, 100 लगाए, 1000 लगाए, 10,000 लगाए, हमारे ऊपर, हमारी कैपेसिटी, हमारे जितना पैसा है हम उतना लगाते रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखो यहाँ एक चीज हो रही है कि यार यहाँ करंट सेम रह रहा है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट सेम रहता है। क्यों करंट सेम है, देखो इस तार में यहाँ से करंट कुछ आ रहा है आई, और उस करंट को क्या करना है इधर पहुंचना है, ठीक है, पल्ली तरफ पहुंचना है, यहाँ से इस वायर को पार करना है। तो करंट यहाँ से आया, R1 से गया, R2 से गया, Rn से गया, फिर बाहर निकल गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारे करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता है पॉइंट A से पॉइंट B पे पहुंचने के लिए, ठीक है। और उस रास्ते में क्या है, R1 भी है, R2 भी है, Rn भी है। तो उसे क्या करना पड़ रहा है, तीनों रास्ते क्रॉस करने पड़ रहे हैं। खुद इमेजिन करो तुम किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, वहां जाने के सिर्फ एक ही रास्ता है और उस रास्ते में 3 पुल है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम एक पुल को स्किप कर दो, पुल में तुम जाओ ना और पार कर जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो तुम्हें सारे पुल पार करने पड़ेंगे, सारे ब्रिजेस पार करने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ भी जो हमारा करंट है वो सारे रेजिस्टेंस पार करके जाएगा, और हम ये बोलते हैं कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट सेम रहता है हर रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। वोल्टेज के बारे में बताओ मुझे, वोल्टेज क्या सेम रहेगा, अलग रहेगा, क्या रहेगा बताओ। वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, अलग रहेगा, क्या रहेगा। वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, क्योंकि V क्या है, I तो सबका सेम है बट R तो अलग है। जैसे देखो R1 की बात करो तो वोल्टेज कितना आएगा IR1, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप। I2 की बात करें तो IR2, I3 की बात करें तो IR3, ऐसे से करके हम जितने भी लगाते रहेंगे सबका जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है वो अलग अलग आता रहेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात, और जिस चीज के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा क्या, वो है हमारा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
इस पूरे सर्किट को अगर हम इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बनाए तो वो हम कैसे करेंगे, इसीलिए हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जरूरत क्या पड़ती है। देखो जो हमारी बैटरी है ना, वो इतने सारे रेजिस्टेंस को नहीं देखते, जैसे यहाँ ये बहुत सारे लगे हैं, वहाँ वो देख रहे हैं, वो इतनी झंझट नहीं पालता, ठीक है। वो क्या बोलता है, तुम मुझे ना एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल लोड कंबाइन करके दे दो, जितना मेरे ऊपर पड़ रहा है मैं उसके हिसाब से क्या करूंगी, करंट दे दूंगी। सो हमें कभी भी किसी सर्किट का अगर करंट निकालना है तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हम कुछ नहीं कर सकते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेन है। तो अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो कोई एक बैटरी होगी, बैटरी से करंट आ रहा होगा, ठीक है। बैटरी से करंट कितना आता है, I बराबर V बाय आर, या हम ये बोल सकते हैं V इक्वल टू आई आर, हम ये वाला चीज यूज करेंगे V इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो बैटरी के लिए अगर हम ओम्स लॉ लगाए तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, और करंट जो इससे सर्किट में आ रहा होगा वो I, और जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू आई इक्विवेलेंट, सॉरी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इस पूरे सारे सीरीज कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट आएगा, वो हमें यहाँ पे डालना है। तो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से करंट की वैल्यू हमारे किलो उधर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं V का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, सॉरी, जो मेरी बैटरी की वोल्टेज है वो हर रेजिस्टेंस में क्या हो रही है, हर रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, मतलब सबको थोड़ी 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 करके मिल रही है। तो अगर मैं सबकी ऐड कर दूं तो क्या वो इसके बराबर हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो जो मेरी बैटरी की वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू V अक्रॉस R1 प्लस V अक्रॉस R2 डॉट 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 करके V अक्रॉस RN। तो अगर मैं सबका वोल्टेज जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बैटरी का वोल्टेज। अब मैं यहाँ पे IR की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो V क्या है, IR इक्विवेलेंट, V1 क्या था IR1, V2 क्या था IR2, और Vn क्या था IRN। अब करंट तो सब में सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो मैं करंट काट लेता हूँ। करंट मैंने काट दिया तो यहाँ से मुझे R इक्विवेलेंट की वैल्यू पता चल गई, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट करके RN। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, सिंपली सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन का हमें पता कैसे चलेगा, जिन जिन रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा होगा ना सर्किट के अंदर, वो सारे रेजिस्टेंस किस में लगे हुए होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, किसी दो पॉइंट्स के अक्रॉस सारे रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ A और B है, A और B के अक्रॉस ही हमने R1 भी लगा रखा, R2 भी लगा रखा, R3 भी लगा रखा। देखो इसमें क्या खास बात है, इसमें ना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहता है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सर्किट में किसी दो पॉइंट्स के बीच में वेरी करता है, ठीक है, किसी दो पॉइंट्स के बीच में वेरी करता है। अगर एंड पॉइंट ही सेम है तो इसका मतलब क्या है, ये सारे जो रेजिस्टेंस है वो क्या किस पे लगे हुए हैं, किस पे लगे हुए हैं, दो इक्विवेलेंट पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, ऐसे करके मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी, इसका मतलब क्या है, इस बैटरी के अक्रॉस ही सारे ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, जो मेरा बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इन सारे रेजिस्टेंस को मिल रहा है, सबको वही मिल रहा है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ना मुझे। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी बैटरी कुछ करंट आई दे रही है, जो मेरा करंट है वो सब में डिवाइड हो रहा है इस बार, I1 I2 I3 ऐसे से करके IN मान लो, इसे RN मान लो, ठीक है IN। तो यहाँ मेरा जो करंट है वो अलग अलग उसमें डिवाइड हो रहा है। देखो वही सेम चीज है, तो मैं A से B में जाना है, ठीक है, A से B पॉइंट तक जाना है। जैसे तुम जाते भी होंगे स्कूल असेंबली, जब तुम्हारी होती थी तो मैं क्लास तक जाना होता था। बहुत सारे स्कूल में ऐसे होता है कि लाइन बना के जाते हैं, बट तुम वो मान लो कि तुम्हारे पास रूल ही नहीं है लाइन रूल का, ठीक है। तो कुछ लोग हमारे एक रास्ते से जाएंगे, कुछ दूसरे रास्ते से, कुछ तीसरे से, कुछ चौथे से, जितने रास्ते होंगे सब अलग अलग रास्तों से जाएंगे। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा करंट भी सेम चीज बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट हर रास्ते में क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो R1 में कुछ और करंट, R2 में कुछ और करंट, R3 में कुछ और करंट, और RN में कुछ और करंट। अब यहाँ अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें क्या करना है, बस जितना नेट करंट आ रहा है वो हम इन सबको I1 I2 I3 I4 IN करके कर लेंगे। तो हमें ये पता है कि I जो हमारा टोटल आ रहा है वो किस में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 डॉट 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 करके IN तक में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। IN तक में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो हम I की वैल्यू निकाल देंगे। I क्या होता है, I V बाय R होता है। तो I क्या होगा, V बाय R। तो जो हमारा करंट आ रहा है, बैटरी की वोल्टेज V बाय रेजिस्टेंस कितना है, वो हमारा R इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या होगी, अब देखो इन सब केस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल सेम है, सब बैटरी के क्रॉस लगे हुए हैं, पोटेंशियल सबका सेम है। तो यहाँ भी V की वैल्यू V होगी, V बाय R1 प्लस I2 क्या होगा, V बाय R2 प्लस डॉट डॉट करके IN क्या होगा, V बाय RN। अब यहाँ से देखो V कैंसिल आउट हो रहा है, V कैंसिल हो गया सबसे। यहाँ से क्या फॉर्मूला आ गया, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 करके 1/RN। ये बात हो गई हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर तुम्हें R इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल का दो रेजिस्टेंस के लिए, तो तुम R1 R2/R1 प्लस R2 ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत आसानी से क्या कर लोगे, तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे।
ठीक है। सो ये हो गई सीरीज की बात, ये हो गई पैरेलल की बात। सीरीज का पता कैसे चलेगा, जब करंट सेम रहेगा सब में तो सीरीज में, ठीक है। और पैरेलल का पता कैसे चलेगा, जहां पे करंट डिवाइड हो रहा होगा वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो करंट है वो डिवाइड होने लग गया है। सो आई होप तुम्हें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा। अब हम सीधे न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ते हैं और हम उसके बाद पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी, और फिर चैप्टर खत्म। देखो यार, अभी इतना आसान सवाल हो रखा है, आ रखा है बोर्ड 2025 में, मुझे तो ये करवाने का भी मन नहीं कर रहा, पर PYQ है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में करवाना है तो मैं करवा रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन फॉर्मेलिटी के क्वेश्चन है, 2 मिनट ही लगेंगे इसे सॉल्व करने में, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा जो ये रेजिस्टेंस है कि कॉम्बिनेशन मेरा ए है, कॉम्बिनेशन बी है। मुझे ये बताओ कि जो मेरा R1 R2 है वो पहले कॉम्बिनेशन में सीरीज में, दूसरे में पैरेलल में, दोनों में सीरीज में, या फिर कैसे कैसे इनका सीन है वो बताना है। देखो मैं तुम्हें बताया था कि जब भी तुम्हें सीरीज पैरेलल का पता करना है तो तुम करंट से वो निकाल दो, ठीक है, सॉरी बैटरी से करंट निकाल दो, जहां पे करंट डिवाइड हो गया मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ से मेरा करंट निकला, आते ही यहाँ पे दो रास्ते हैं, I1 और I2। R1 में जा रहा है हमारा I1, R2 में जा रहा है हमारा I2। करंट डिवाइड, ये क्या है, पैरेलल, क्या है, पैरेलल। इसमें देखते हैं, इसमें भी करंट यहाँ से निकला, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट निकला, ठीक है। R2 में चले गया हमारा I2, R1 में चले गया I1, ये दोबारा कंबाइन होके क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पे भी हमारा करंट डिवाइड हो रहा है पैरेलल। तो दोनों कॉम्बिनेशन हमारे किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। दूसरा ये देख लो, ये महान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम। इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल निकालना है, 10 ओम और 12 ओम वाले जो हमारे रेजिस्टेंस है उन दोनों में हमें करंट निकालनी है, और क्या करना है, उनको कंपेयर करना है कि ज्यादा है कम है, बेसिकली करना है। देखो इस बैटरी से हमारा कुछ करंट निकलेगा I, यहाँ पे आते ही हमारा करंट डिवाइड हो गया, I1 और I2 हमने उसे मान लिया, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे करंट हमारा डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। बट हम इसे अभी आगे देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, हमें वापस सर्किट तक पहुंचना है। हम जब यहाँ पे 10 ओम को हमने क्रॉस करा, हम 6 ओम पे पहुंचे, यहाँ पे भी जो हमारा करंट है वो I1 ही जा रहा है। कितना जा रहा है, I1, कितना जा रहा है, I1। तो करंट से मतलब 10 और जो 6 है वो सीरीज में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ दोबारा इसे ऐसी बना के, मेरा 10 और 6 है जो सीरीज में है। R सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। तो हमने फॉर्मूला लिख ही देता हूँ यार, तुम्हें क्या पता समझना है। R सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। हमने क्या करा, 10 प्लस 6 करा, 10 और हम 6 को बेटा जब ऐड करते हैं तो 6 प्लस 0 कितना होता है, 6, कैरी 0 आएगा, 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये दो सीरीज में हटा के एक 16 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया। ऐसे पढ़ाओ तुम्हें मैं, है बोर्ड्स के क्वेश्चन सही में बहुत आसान होता है, तुम मेरी विश्वास नहीं मानोगे, सही में तुम 3-4 दिन में बोर्ड्स की पूरी फिजिक्स निपटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक ही पढ़ना है। बेसिक पढ़ के भी 90% मार्क्स आ सकते हैं तुम्हारे बहुत आसानी से फिजिक्स में, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, अपना वो करो, दृढ़ क्या बोलता है वो, दृढ़ संकल्प लो अपना, ठीक है। सो अब दोबारा क्वेश्चन पे आता है, इसको हटा के तो मैंने क्या कर दिया, 16 ओम का लगा दिया, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे मेरा I1 है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, करंट कंबाइन हो रहा है, ठीक है। अब मैं I2 को देखो, 12 ओम में भी I2 गया, 14 ओम में भी I2 गया, यहाँ भी क्या सीरीज, R1 प्लस R2, R1 क्या है 12, R2 क्या है 4, कितना हो जाएगा 12 और 4, 12 4 कितना 16। तो यहाँ भी मैंने क्या लिख दिया, 16 ओम, ठीक है, कितना 16 ओम। ये मेरे सारे रेजिस्टेंस मिलजुल के कंबाइन हो गए, मेरे करंट बैटरी यहाँ से निकाल के मैं वापस करंट ले आया बैटरी में। अब यहाँ से मैं एक और बार अगर करंट छोड़ूं, अब मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से जो है करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ जा रहा है यहाँ पे I1, कुछ जा रहा है यहाँ पे I2। अब यहाँ पे हमारे पास और रेजिस्टेंस नहीं है, तो मुझे और सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। मेरा करंट यहाँ पे I1 आया, यहाँ पे I2 आया, और यहाँ पे जाके कंबाइन हो गया। अब मेरे पास सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन बचा। इसका मतलब क्या है, जो मेरा 16 ओम के दो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। ये 16 के दो पैरेलल में, याद रखना 16 के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में। मैंने तुम्हें बताया था R पैरेलल का फॉर्मूला R इक्विवेलेंट में कितना होता है, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। पर अगर ये R1 प्लस 1/R1, ठीक है, 1/R1 तक जाओ, पर अगर हमारे जो रेजिस्टेंस है वो सब सेम आ जाएंगे, तो डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे हम, इन सबको हम 1 + 1 + 1 + 1 + n टाइम्स करेंगे, n बार हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, n ही आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n/R, जब हमारे जो रेजिस्टेंस है वो सब सेम हो। यहाँ पे दोनों 16-16 के हो रहे थे। तो क्या करना है अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट। तो कितना हो जाएगा 16 दो रेजिस्टेंस थे 2/16, सो 2 8 16, जो हमारी R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। क्योंकि ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी 1/8, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब पता है इसे मैं कैसे करता, पता है मैं ऐसे कैसे करता, ठीक है। यहाँ से एक और चीज देख लो पहले, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, R/N, ठीक है।
इसमें मतलब सॉल्व कैसे करता मैं देखता है 10 और 6 किसमें करंट सेम जा रहा होगा दोनों में सीरीज में, 16 ही हो गया 16 ही हो गया, 16 दोनों क्या है पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। 16/2 हो गया 8 ओम है, ठीक है। और क्या हमारी बैटरी की वोल्टेज कितनी है 4, कितनी है वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट, ठीक है 4 वोल्ट। अब मुझे यहाँ क्या निकालना है, रेजिस्टेंस तो मैंने निकाल दी, चुटकी नहीं लगी यार भाई, देखो खुद देखो तुम, 10 6 16 12 4 16 16/2 8, ठीक है। अब दूसरा चीज है मैं करंट निकालना है, आई बराबर कितना होता है V/R, वोल्टेज कितनी है 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 8, 0.5 एम्पेयर, कितना आ गया 0.5 एम्पेयर। तो यहाँ से मेरा 0.5 एम्पेयर निकल रहा है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि जो मेरा R1 है, सॉरी जो मेरा 10 ओम रेजिस्टेंस है और जो मेरा 12 ओम रेजिस्टेंस है, उन दोनों में करंट सेम है, अलग है या कुछ कुछ इनके बीच में क्या सीन चल रहा है वो देखते हैं, ठीक है। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि फिजिक्स मुश्किल है, फिजिक्स बहुत आसान है, देख लो तुम अपने सामने जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा अब आगे आने वाले 2 क्वेश्चन रेजिस्टेंस के, उस पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अब मुझे क्या निकालना है कि जो ये वाला रेजिस्टेंस है 10 ओम का और 12 ओम का, उसमें करंट कितना कितना है। देखो बैटरी हमारी 4 वोल्ट दे रही है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितना वोल्टेज बैटरी दे रही है वो इन चारों रेजिस्टेंस पे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो ए है और ये जो पॉइंट बी है, इनके बीच में VAB कितना है 4 ओम, क्योंकि हमारे पास कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस होता तो वोल्टेज खाता, रेजिस्टेंस का खाना होता है वोल्टेज, कभी भी करंट पास होता है रेजिस्टेंस से तो वोल्टेज ड्रॉप करता है। यहाँ पे करंट आ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस ही नहीं, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल कितना देता है हमें 4 वोल्ट यहाँ पे ए पे दे रहा है, और नेगेटिव टर्मिनल मान लो तो यहाँ पे 0 वोल्ट दे रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे 4 - 0 4 वोल्ट का। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ गया ऐसा, दोनों को मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है। 10 ओम 6 ओम, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट है, और दूसरा मेरा 12 ओम और ये 4 ओम का, इसके अक्रॉस भी मेरा 4 वोल्ट है, ठीक है। अब मुझे 10 ओम का करंट निकालना है और 12 ओम का करंट निकालना है, ठीक है। मुझे पता है कि इन दोनों में जो करंट होगा वो सेम होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो मैं इन दोनों के हटा के एक R इक्विवेलेंट लगाऊंगा 16 ओम का, R इक्विवेलेंट निकालूंगा 16 ओम का, और जो इसमें करंट होगा वही दोनों के क्रॉस करंट होगा। तो इसमें मैं अगर I की वैल्यू निकालूं कितना होगा V/R, V की वैल्यू कितनी है 4/R 16, कितना आ गया 1/4, इसे हम 0.25 एम्पेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ भी दोनों को ऐड करके कितना बना था मेरा 16 ओम बना था, ये कितना आ गया 16 ओम। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी वही V की वैल्यू सेम है, तो करंट निकालेंगे V क्या V/R 4/16 कितना आ गया 1/16, सॉरी 4/16 कितना आ गया 1/4 0.25 एम्पेयर। ऐसे फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। तो तुम्हें अगर सामने ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में आ गया तो तुम पता क्या करोगे, 10 + 6 16, सॉरी 16 नहीं 16, 10 + 6 16, 12 + 4 16, 16 16 पैरेलल में क्या आ गया 8 ओम। आई की वैल्यू क्या होती है V/R, V क्या है 4, 4/8 1/2 0.5 एम्पेयर करंट आ रहा है। 10 ओम 12 ओम, देखो दोनों के क्रॉस कितना है, दोनों के क्रॉस कितना है 4 वोल्ट ही है, ठीक है। या तुम यहाँ से ये भी देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सारे रेजिस्टेंस बराबर होंगे, सारे रेजिस्टेंस अगर बराबर होंगे पैरेलल में लगे हुए, तो क्या होगा सबके अक्रॉस सेम करंट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों 16 16 के तो इक्वल करंट क्या है, इसमें भी 0.25 इसमें भी 0.25। अगर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी तब हम ये तामझाम करेंगे, वरना हम बोल देंगे रेजिस्टेंस सेम है तो हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। सो ये जो थे वो बोर्ड्स के कुछ टुच्चे से सवाल थे। अब तुम मेरे वाले सवाल करो, ठीक है, हम देखते हैं थोड़े ढंग के सवाल। अब ये है एक बढ़िया सवाल, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, पेरेंटल एडवाइस नीडेड, कहीं तुम इसे देख के बेहोश ना हो जाओ। ऐसे तरीके का अगर तुमने सवाल सॉल्व कर दिया तो बोर्ड के सवाल तुम ऐसे आंख बंद करके सॉल्व कर लोगे, एक बार देखोगे सर्किट को, आंख बंद करोगे, कैलकुलेट करोगे, दिमाग में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। देखो मेरा बैटरी है 600 वोल्ट 5 ओम की, मुझे बताना है A1 की रीडिंग, ठीक है। जो हमारा रेजिस्टेंस अमीटर A1 है, अमीटर A2 जो यहाँ पे लगा हुआ है वो वोल्टमीटर V1 और R इक्विवेलेंट हमें निकालना है, ठीक है। यानी कि इस पूरे सर्किट की जन्म कुंडली निकालनी है। देखो यहाँ से मेरा बैटरी से करंट निकला, सेम कॉन्सेप्ट सेम है। देखो मैं वही करूंगा, करंट निकालूंगा, करंट डिवाइड करूंगा, जहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा होगा पैरेलल, जहाँ पे नहीं हो रहा होगा सीरीज, ठीक है। तो मेरा यहाँ से करंट निकला, A1 यहाँ पे लगा है 6 ओम पे गया, फिर यहाँ पे 10 ओम पे गया, कितना I ही सेम है, ठीक है, I सेम है, क्या है करंट सेम है। देखो इसमें भी मेरा I जा रहा है, इसमें भी मेरा I जा रहा है, ये दोनों सीरीज में है, तो मैं इसे यहाँ मिटा के ही इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस बना दूंगा, ठीक है। जितने मुझे कम रेजिस्टेंस दिखेंगे ना उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतना मुझे क्या लगेगा, उतना मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ कितने का था 6 और 10 का था ना, तो इसे मैंने 16 कर लिया, 16 ओम का एक लगा दिया। फिर यहाँ पे मैं आया, इस सर्किट में जो तामझाम हो रहा है उसको भी मैं बाद में देखूंगा। यहाँ इस पॉइंट पे जब आया तो मेरा करंट देखो यहाँ पे डिवाइड हुआ I1 और I2 में, ठीक है। अंदर भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आया, अब जो मेरा I1 है वो फर्दर डिवाइड हो गया किसमें, इधर क्या होगा ये
3 और i4 मान लो, i4 में मान लो, ठीक है। और जब यहाँ पे आया मेरा करंट, तो यहाँ पे करंट मेरा मिल रहा है कितना, i2 जो यहाँ से आ रहा है i2 प्लस i3 जो यहाँ से आ रहा है i3 प्लस i4। अब मुझे पता है i3 प्लस i4 किसके बराबर है, i1 के बराबर है, तो इसको मिटा के मैंने i1 लिख दिया। और मुझे पता है i1 प्लस i2 किसके बराबर है, i। तो यहाँ से मेरा करंट i निकल के वो भी किसमें गया, 5 ओम रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो इसमें भी मेरा i जा रहा है, ठीक है, और इसमें भी मेरा i जा रहा है, तो मेरे ये दोनों भी सीरीज में हो गए। तो मैं इसे यहाँ से ये भी हटा दूंगा और क्या कर दूंगा, यहीं पे इस 5 को ऐड करके कितना कर दूंगा, 21, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखी है कितनी, 25 ओम। और हमारी जो बैटरी की इक्विवेलेंट बैटरी की जो हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा सीरीज में लगती है सर्किट के। तो मैं इस 5 ओम को, सॉरी यहाँ पे लिखे रहने दो, 5 ओम की बैटरी है, इसे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। 21 प्लस 5 कितना हो गया, 26। तो मेरा आधा सर्किट सिंपलीफाई हो गया। तो मैं ऐसे क्या करना है, रेजिस्टेंस को कम करना है, उससे तुम्हें क्या होगा, डर कम लगेगा। अब मैं इस सर्किट को एक बार बड़ा करके यहाँ पे बना लेता हूँ, फिर हम इसे एनालाइज करेंगे। ये रहा मेरा एक, कितने हैं भाई, इसको करने में तो आफत आ जाएगी, डर लगता है मुझे, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ऐसे तुम्हारे मन में सवाल चल रहे होंगे, ठीक है, पर मेरे मन में नहीं चल रही, क्योंकि मेरे लिए चुटकी का खेल है, तुम्हारे लिए भी हो जाएगा कुछ टाइम बाद। 333, ठीक है, यहीं पे हमारा, यहाँ से मेरा करंट कुछ आ रहा है और यहाँ से मेरा करंट आई निकल रहा है, ठीक है। ये वोल्टमीटर मीटर, इनकी रीडिंग हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इसके करंट की वैल्यूज निकाल देंगे सबकी। जैसे हमें करंट की वैल्यूज पता चल गई, हमें सबकी रीडिंग पता चल जाएगी। देखिए यहाँ से करंट आया, ऐसे डिवाइड हुआ, ये दोनों किसमें, पैरेलल में। तो जैसे हमने सीरीज में करा ना कि यार इन दोनों में करंट सेम है, करंट डिफरेंट है, तो ये पैरेलल में इनको ऐड कर देते हैं, ऐसे हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सर्किट पूरा एनालाइज नहीं करा। इसमें हमने इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि हमने यहाँ से करंट निकाल के पूरा करा है, ठीक है, पूरा एंड तक लेके आए। तो हम, हमारा जो सर्किट था उसमें करंट बैटरी से निकला, बैटरी के एंड टर्मिनल तक पहुंच गया, ठीक है, सबका करंट सेम था, तो हमने सीरीज में लगा दिया। यहाँ भी पहले आगे देखते हैं, हमारा सर्किट बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे है हमारा तो करंट दोबारा डिवाइड हुआ कि ये कुछ i1 i2 मान लो, या कुछ i3 i4 मान लो, ठीक है, जो भी हमने माना था। देखो i3 इसमें गया और इसमें भी क्या गया, i3। इसका मतलब क्या है, दोनों सीरीज में, दोनों में i3 जा रहा है, बगल बगल लगे, इनको दोनों को हटा के 3 + 3 कितना कर देंगे हम, 6, ठीक है। कितना हो गया ये, 6 ओम। अब देखो ये एक बाहर की सीरीज है मेरी, ये हमारी अंदर की सीरीज है, यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। तो हम अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम अंदर वाली सीरीज को देखते हैं। यहाँ 6 और 3 ओम का है, मुझे पता है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, दो कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ R1 R2 कितना हो जाएगा, 6 × 3 अपॉन R1 प्लस R2 9, 3 कितना, 3 3 9, 3 2 6। तो मैं इस पूरे को हटा के यहाँ पे ऐसे करके एक लगा सकता हूँ, कितना, 2 ओम का, ये मेरा 4 ओम का था। अब देखो मेरे पास सिर्फ एक ही सीरीज कॉम्बिनेशन बच गया, इसके अंदर एक ही पैरेलल कॉम्बिनेशन बच गया, इसके अंदर कुछ है, उसे भी देख लेता हूँ, ठीक है। i1 आया, यहाँ गया, यहाँ गया, दोनों में i1 सीरीज में, 2 ओम प्लस 4 ओम सीरीज में कितना होता है, 6 ओम। कितना हो गया यहाँ पे, 6 ओम। अब हम, हमारे पास सिर्फ ये बचा 6 ओम और 12 ओम रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पे यही फॉर्मूला निकालेंगे आर इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। R1 क्या है, 6, R2 12 अपॉन 6 + 12 18, 6 3 18, 3 4 12, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस पूरे कॉम्बिनेशन का। सब मिटा के मैं क्या कर सकता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, कितने ओम का, 4 ओम का। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पूरे को हटा के ये 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा। तो 4 ओम यहाँ लगा हुआ है और मेरा 26 ओम यहाँ है, ठीक है, और ये मेरी बैटरी है, ठीक है, ये मेरी बैटरी है, कितनी, 600 वोल्ट। अब देखो बैटरी से करंट कुछ आया, दोनों में आ गया, तो ये दोनों दोबारा किसमें, सीरीज में। तो 26 + 4 कितना हो गया, 30, आर इक्विवेलेंट आ गया 30। अब मुझे निकालना है A1 A2 V1 की वैल्यू। A1 क्या है, हमारा अमीटर जो हमारे बैटरी के जिस बगल में लगा हुआ है, वो क्या मेजर कर रहा है कि हमारा I1 कितना है। देखो यहाँ पे I जा रहा है ना, सॉरी I1 नहीं, I जो हमारा टोटल करंट है वो A1 में जा रहा है। तो हमारा जो टोटल करंट होगा, यानी कि जो बैटरी से निकल रहा है, वो कितना होगा, I बराबर V/R। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू है 600 और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30। तो 0 से 0 गया, 3 2 6, 20 एम्पेयर का करंट हमारा जा रहा है, ठीक है। तो A1 की रीडिंग हमारे पास सिंपल आ गई, कितनी, 20 एम्पेयर। अब अंदर चलते हैं A2 पे। A2 देखो, A2 हमारा कुछ जो 4 ओम का कॉम्बिनेशन आया था, ये जो हमारा 4 ओम का कॉम्बिनेशन आया था ना, 4 ओम का जो हमारा कॉम्बिनेशन आया था, उसमें हमारा A2 का यहाँ अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन है जहां हमारा A2 है, ठीक है। तो हमें इस कॉम्बिनेशन में कितना करंट जा रहा है पहले वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। करंट जा रहा है, या फिर हमें यहाँ पे एम्पेयर की रीडिंग निकालनी है ना, इसकी। तो हमें पहले यहाँ पे तक का वो एनालिसिस करनी पड़ेगी कि यहाँ का क्या सीन है। देखो
यहाँ क्या हो रहा है, बैटरी हमारी 600 वोल्ट दे रही है, बट ये जो 26 ओम का मेरा रेजिस्टर है वो कुछ वोल्टेज खा रहा है, ठीक है, कुछ वोल्टेज वो खाता है, क्योंकि हमारा जो करंट है, सॉरी हमारी जो बैटरी है उसकी वोल्टेज डिवाइड हो जाती है हमारे सारे रेजिस्टर पे। तो जो 26 ओम के मेरे बहुत सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं उनमें कुछ जा रही होगी और जो बची हुई होगी वो इसको मिल रही होगी। तो ये देख लेते हैं कि जो 26 वाला मेरा है ये कितनी खा रहा है। देखो करंट की वैल्यू 20 एम्पियर, सो V की वैल्यू क्या होती है IR, I 20 है, R है कितना 26, 26 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 52। तो 520 वोल्ट तो मेरा ये 26 ओम वाला खा जा रहा है, बच रहा है मेरे पे कितना 80 वोल्ट। तो जो मेरा ये कॉम्बिनेशन है इस पे 80 वोल्ट बच रहा होगा, यहाँ पे 80 वोल्ट। अब क्या कर सकता हूँ मैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या ओम्स तो लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ जो मेरी बैटरी है उसमें से 520 वोल्ट तो ये ले रहे हैं, बचा हुआ 80 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और मुझे पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल वो सेम रहता है, तो 80 वोल्ट इधर है, 80 वोल्ट इधर है, सब जगह 80 वोल्ट है। तो मैं यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ जो A2 में है। करंट की वैल्यू क्या होती है, I बराबर V/R, ठीक है। वोल्टेज कितना है 80 और करंट की वैल्यू क्या है 12। अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ, 2 से कर लेता हूँ, पहले 6 आ गया ऊपर 40, फिर दोबारा 2 से कर लेता हूँ, नीचे 3 आ गया ऊपर 20। तो ये क्या आ गया 20/3, जिसे मैं 6.66 भी बोल सकता हूँ, ठीक है। 20/3 मेरा आ गया। टोटल करंट मेरा कितना था, टोटल करंट मेरा कितना था, टोटल करंट मेरा था 20 एम्पेयर, ठीक है 20 एम्पेयर। 20 एम्पेयर में से 20/3 मेरा यहाँ चले गया, ठीक है। तो A2 की रीडिंग कितनी आ गई 20/3, 20/3। अब अगले पार्ट में मुझे V1 की रीडिंग पूछी है। V1 की रीडिंग कैसे निकलेगी, ओम्स लॉ लगा के V = IR। R की वैल्यू मुझे पता है, I की वैल्यू मुझे नहीं पता, I1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो वही मैं 80 वोल्ट वाला ये वाला सीन भी कर सकता हूँ, या यहाँ मुझे दोबारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितना करंट आ रहा है, ठीक है, उसमें से I2 को माइनस कर दूंगा, मुझे I1 मिल जाएगा। सेम ही तो बात है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 20 एम्पेयर पूरा आ रहा था, माइनस में कर दूंगा 20/3, तो ये कितना आ जाएगा 60/3। आंसर क्या आ गया यहाँ पे 40/3। तो इस जो मेरा I1 है ये मेरा 40/3 एम्पेयर जा रहा है, ठीक है। और जब मेरा 40/3 एम्पेयर करंट जा रहा है 4 ओम में, तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप कितना देगा IR, I की वैल्यू कितनी है 40/3 इंटू R क्या है 4 ओम। इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम तो 160/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सर के ऊपर से बाउंसर गया। अगर तुम्हें सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना आया वो भी तुम्हारे लिए बहुत है, तुम्हें एक एक स्टेप बीच के थोड़ा मोटा समझ में आया वो भी बहुत है। अगर पूरा समझ में नहीं आया तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस अगेन, क्योंकि ऐसा धमाकेदार क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया, तुमने समझ लिया, चाहे तुम इसे 15 मिनट दे के समझो, ठीक है, 10 मिनट और दो, चाहे इसे समझो कैसे भी समझो, अगर ये समझ में आ गया तो मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ एक ब्लैंक पेपर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या पावर का हो, कोई भी सर्किट का क्वेश्चन आ गया ना तुम ऐसे आंख बंद करके सॉल्व कर लोगे अगर तुमने ये क्वेश्चन समझ लिया तो, ठीक है। सो इसे तुम अच्छे से समझो, इसे नोट करो एक एक स्टेप, जैसे जैसे मैंने करा, ठीक है, जितना जितना तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। देखो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर की, इसके बाद हम जूस लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस खत्म, ठीक है। इसके मैं न्यूमेरिकल तो मैं ऐसे टफ वाले नहीं कराऊंगा, थोड़े बेसिक ही कराऊंगा, ठीक है। सो प्लीज इसे ध्यान से देखना। देखो हमें पता है एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, और हमें ये भी पता है जो हमारा पोटेंशियल था तो वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज था, ठीक है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा वो V × Q होगा, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो हमारी जो एनर्जी है वर्क डन के बराबर, हम E को क्या बोल सकते हैं V × Q। अब अगर मैं एनर्जी को डिवाइड कर दूं टाइम से, E/T कर दूं, Q/T कर दूं, इधर दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी पावर, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम कितना होता है पावर। तो पावर मेरी किसके बराबर हो गई VQ/T, ठीक है। इसको मैं VI बोल सकता हूँ, क्या VI बोल सकता हूँ, क्योंकि Q/T चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा, करेक्ट। सो इसका फॉर्मूला एक आ गया VI। अब मैं V को लिख सकता हूँ IR × I, ये भी हमारा पावर होगा, ठीक है। यहां से क्या आ गया I²R, क्या आ गया I²R, ठीक है। अब मैं करंट को V/R भी तो लिख सकता हूं। अब मैं अगर करंट को V/R लिखूं तो क्या गया V²/R² × R, ठीक है। R से एक R कैंसिल आ गया, क्या आ गया आंसर V²/R। तो हमारे पावर के 3 फॉर्मूले आ गए। पावर क्या हो गई हमारी V²/R, ठीक है, और क्या हो गई I²R, और क्या हो गई VI। ये 3 हमारे पास पावर के फॉर्मूले आ गए। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी क्या होता है E = P × टाइम। इन सब में हम टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे, V²/RT, I²RT और VI, तो ये VIT, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो तुम्हें याद रखना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के बारे में पढ़ना इतना ही काफी है, ठीक है। यूनिट बता देता हूँ, पावर की यूनिट होती है हमारी वॉट,
ठीक है। एनर्जी की यूनिट जूल होती है, बट हम यहाँ पे वॉट आर यूज करते हैं, वॉट आर या किलो वॉट आर। अब वॉट आर और किलो वॉट आर क्या होता है? वॉट आर वो होता है कि जब हमारा 1 वॉट का बल्ब 1 घंटे तक कॉन्टिन्यूसली चले तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है उसे हम बोलते हैं 1 वॉट आर। और 1 किलो वॉट आर क्या होता है कि हमारा 1 किलो वॉट का अप्लायंस जब 1 घंटे तक चलेगा तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो होगा हमारा 1 किलो वॉट आर। ठीक है। और ये जो किलो वॉट आर है इसी से हमारे बिजली का बिल आता है, यही हमारी 1 यूनिट मानी जाती है। ठीक है, बिजली में। तो ये बात हो गई हमारी एनर्जी एंड पावर की। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एक साथ और रैप अप। अब देखो यहाँ बात आती है हमारी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स हमारे क्या बोलते हैं? जो मेरी एक सिंपल तार है उसमें जो हीट डेवलप होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। ठीक है। एंड हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो मैंने तुम्हें सबसे पहले ये बताया था ना कि हमारा रेजिस्टेंस बहुत टाइम के लिए चल रहा है तो उसमें क्या होगा, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगी या फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कम होगी, ये सब चीजें। वहां पे मैंने तुम्हें बोला था कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसमें जब करंट जाता है तो वो हीट करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे करंट जाता है तो वो हीट करता है, वो यहीं से आया है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। यही हमें बताता है कि जो हमारी तार है उसमें अगर हम करंट डालें तो वो हीट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल गया, एच किसके बराबर होगी, आई स्क्वायर आर टी के बराबर। अब देखो यही है एक हलवा सा सवाल है, बहुत आसान सा। ठीक है, 2025 का सवाल है। 3 बल्ब लगे हुए हैं, तीनों आइडेंटिकल है, 18 वॉट 12 वोल्ट इनकी पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग है। हमसे पूछा भाई रेजिस्टेंस कितनी है एक बल्ब की। ठीक है, ईच बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, करंट कितना निकल रहा है बैटरी से। बल्ब 3 अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो मेरे बल्ब 1 की ब्राइटनेस को क्या होगा, बढ़ेगी, कम होगी या क्या होगी। और ये चौथा पार्ट ये मैंने खुद अपनी मर्जी से ऐड करा है, ये नहीं पूछा गया था। ये पूछ रहा हूँ मैं कि जब हमारा ये B3 हट गया है उसके बाद जो मेरा सर्किट बच रहा है उसमें जो मेरे जो 2 बल्ब है वो मेरे सेफ करंट से ऊपर चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं या कहाँ चल रहे हैं। सेफ करंट क्या होता है वो बताऊंगा इसी न्यूमेरिकल में। देखो अब हमें यहाँ पे दे रखे हैं बल्ब, इनकी पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग हमें दे रखी है। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस पूछ दिया। अब हम कैसे बता देंगे रेजिस्टेंस? भगवान तो है नहीं कि एक मंत्र फूकेंगे बोलेंगे पार्थ अपनी रेजिस्टेंस बताओ और बता देगा, ऐसे तो होगा। हाँ, कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे निकालने के। तो पहला मेथड या एक ही मेथड, देखो यार एक ही मेथड होता है। ठीक है, किसी भी अप्लायंस की रेजिस्टेंस निकालने का, हमें पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दे रखी है। हमें पता है पावर क्या होता है, V स्क्वायर बाय आर। मुझे पावर रेटिंग ही पता है, वोल्टेज रेटिंग पता है, तो मैं रेजिस्टेंस इसी में निकाल सकता हूँ। आर क्या होगा, V स्क्वायर बाय पी। अगर मैं यहाँ पे इसे यूज करूँ तो मैं निकाल सकता हूँ आर कितना हो गया, V स्क्वायर 12 इंटू 12 बाय 18। क्या हो गया, हम इसे काट लेंगे किससे, 3 से। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 2 से काट लूंगा, ऐसे 6 से काटो, 6 2 जा 12। आर की वैल्यू क्या आ गई, 4 2 जा 8। The resistance of each bulb is our 8 ohm, 8 ohm। अब मुझे करंट निकालना है। देखो मैं इन बल्ब्स की जगह अब रेजिस्टेंस लगा लूंगा। ठीक है, इक्वल रेजिस्टेंस निकालने क्योंकि मुझे करंट चाहिए। सबको मैंने ऐसे करके रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया, कितने, सब 8 8 के, 8 8 8। अब मुझे ये पता है भाई कि जब भी हमारे सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे रहते हैं तो मेरा आर इक्विवेलेंट होता है R by N, where N is the number of resistance and R is the resistance of each resistor। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे R की वैल्यू है 8 और N कितने, 2 लगे तो कितना आ गया आंसर, 4। तो मैं इन दोनों को हटा के यहाँ पे 4 ओम का एक रेजिस्टर लगा दूंगा, 4 ओम। अब देखो इन दोनों में करंट डालूंगा अगर मैं तो करंट सेम जा रहा होगा। तो 8 और 4 किसमें, सीरीज में, 8 4 कितना होता है 12। तो मेरा R इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना आ गया, 12 ओम। वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। आई की वैल्यू V बाय आर दैट इज 12/12 बराबर 1 एम्पेयर। कितना आ गया मेरा करंट, 1 एम्पेयर। अब हमें भाई साहब ये बोल रहे हैं कि हमारा हमने B3 हटा दिया, हटा दो B3, हटा दिया। चलो अब मुझे ये बताना है कि जो हमारा बल्ब B1 है उसकी ब्राइटनेस को क्या होगा। देखो अभी तो मेरे बल्ब B1 में कितना करंट जा रहा था, यहाँ से 1 एम्पेयर आ रहा था और इस बल्ब 1 में कितना 1 एम्पेयर जा रहा था, इससे पहले वाले केस में। ठीक है, जब मेरा B3 लगा हुआ था। अब अगर मैंने B3 हटा दिया तो देखते हैं करंट में क्या होगा, चेंज बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, तुम्हें तो ये लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस हमारा एक हट गया है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस हमारा कम हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ेगा, है ना। पर ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे हुए थे। तो मैं एक बार बता दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। अगर मैंने 100 ओम का रेजिस्टेंस भी पैरेलल में लगा रखा है, 100 या 1000 मान लो, और उसके साथ मैंने पैरेलल में 2 ओम का लगा दिया, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट इस 2 ओम से भी कम होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब क्या हो गई, अब बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, पहले मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ रही थी, यहाँ पे कितनी आ रही थी, 4 ओम आ रही थी, अब कितनी आ जाएगी, 8 ओम, क्योंकि हमारा अब एक ही बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, 8 ओम की रेजिस्टेंस आ गई। अब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो मुझे पता है करंट कम हो जाएगा। ठीक है, आर जब मेरा इंक्रीज होता है, मेरा आई की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि देखो आई क्या होता है, वी बाय आर, वी क्या 12 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 और 8 16। ठीक है, पहले कितना आ रहा था 1, अब कितना आएगा देखते हैं, पहले काट लो 4 से काट लो, 4 4 जा 4 3 जा। ठीक है, 3/4, 3/4 को हम 0.75 लिख सकते हैं, तो मेरा आंसर कितना आ गया 0.75 एम्पेयर। पहले मेरा था 1 एम्पेयर, तो मेरा जो बल्ब B1 है उसमें जो मेरा करंट जा रहा है वो कम हो गया। अब देखो करंट रिड्यूस होने से क्या हुआ, मेरी पावर कम हुई है, ज्यादा हुई, देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला VI होता है या I2R होता है। देखो यहाँ I2R हम यूज करेंगे, मुझे करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, मुझे V की वैल्यू नहीं पता। देखो यहाँ क्या हो रहा है, पहले मेरी पावर कितनी थी, R के बराबर थी, क्योंकि I की वैल्यू 1 थी। अब मेरी पावर क्या हो जाएगी 0.75 का स्क्वायर इंटू R। ये 1 से तो कुछ ना कुछ कम है ना, ये 1 से कम है। तो अब क्या हो रहा है, मेरी जो पावर है वो कम हो रही है, इसीलिए जो मेरा B1 है वो कम ग्लो करेगा। ठीक है, ज्यादा ग्लो नहीं करेगा, कितना करेगा, कम ग्लो करेगा। दूसरी बात, अब मैं चौथे क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ, वो पूछ रहा है कि अभी ये सेफ करंट पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, और उसका सेफ करंट कितना है। देखो मुझे पता है पावर क्या होती है, I2R या VI के बराबर होती है। ठीक है, VI के बराबर होती है या V/R होती है। अब मुझे इस बार करंट निकालना है, मुझे वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग पता है, तो मैं I बराबर इस फॉर्मूले का यूज करके P/V कर सकता हूँ। P/V कितना, P/V। यहाँ से मुझे सेफ करंट मिल जाएगा कि जिस करंट में मेरा प्लान सेफली चलेगा। तो पावर कितनी है इसकी 18 वोल्ट, और ये कितना है 12 वोल्ट। ठीक है, 18 वोल्ट। अब मैं से काट लूंगा 6 से, 6 2 जा 6 3 जा, पावर आ गया 1.5 एम्पीयर। हाँ भाई, मेरा सेफ करंट से नीचे चल रहा है, मतलब मेरा प्लान सेफ है। अगर ये सेफ करंट से ऊपर होता तो मेरा प्लान के फूकने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो कभी अगर तुमसे पूछ लिया कि किस केस में हमारा डिवाइस हार्म होगा या कुछ ऐसा सीन होगा, तो वहां तुम ये सेफ करंट वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ठीक है, सो आई होप तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने 1 घंटे से ज्यादा तो नहीं लिए होंगे ना, है ना। अब हम जो दूसरा चैप्टर करेंगे वो मैं कोई भी अभी चूज कर लूंगा। ठीक है, बट उसमें मैं क्या करूंगा, मैं अपनी ना पुरानी वीडियोस इसके बाद अटैच कर दूंगा, ताकि तुम्हारे 2 चैप्टर भी हो जाए, वो भी ना हो। अगर तुम्हें उस वीडियो में से कुछ चीज समझ में ना आए तो तुम कमेंट कर देना, मैं कल के टॉपिक में, कल की जो हमारी वीडियो आएगी Day 2 की, उसमें सारे टॉपिक्स तुम्हारे कवर कर लूंगा। ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे। आज के जो मेरा होमवर्क क्वेश्चन था वो तुम सॉल्व कर लेना, या एक और होमवर्क क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, यही सेम 18 वोल्ट 12 वोल्ट के बल्ब है, बट इस बार ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी है 16 ओम ये है, और 2 ओम ये है। ये मेरी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से लगा दो, ये मेरी बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब मुझे इसमें तुम्हें बताना है कि क्या बोलते हैं, हर बल्ब की पावर क्या होगी, पावर कितनी मिल रही होगी। ठीक है, करंट कितना जा रहा होगा, बेसिकली ये सारी चीजें तुम्हें निकालनी है। ये वाला आप छोड़ दो, बस ये सारी चीजें तुम्हें निकालनी है। तुम्हें करंट निकालना है इस बल्ब का I1, और ये तुम निकालो अच्छे से। बैटरी की वोल्टेज कुछ ले लो तुम, कितनी लोगे, 100 वोल्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करना, उसका मुझे कमेंट्स में आंसर बताना। अगर तुमने आंसर सही बता दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वॉन। और हम फिर कल Day 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना यार, अभी कर सकते हो तुम। ठीक है, बिलीव में कर सकते हो, हमने भी अपने टाइम पे देखे हैं बंदे। ठीक है, बहुतों ने करा है, बहुत लोग अभी भी करेंगे। तुम अगर ये सोच रहे हो कि नहीं कर पाऊंगा तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे, इसलिए प्लीज कर लो। ठीक है, इट्स बेटर टू डू समथिंग रेदर देन नथिंग। ठीक है, कुछ नहीं करने से बढ़िया तो है कि तुम एटलीस्ट कुछ तो करा के आ जाओ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, रात का टाइम हो रहा है, अब सो जाओ। कल सुबह 7 बजे उठना, अपने सारे टॉपिक्स निपटाना। दिन के टाइम तक मैं तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड कर लूंगा, फिर कल दोबारा पढ़ना, वैसे स्टार्ट करेंगे। तो अब तुम देखो हमारा दूसरा चैप्टर शू। हेलो बच्चों, वेलकम टू Day 4 ऑफ द लास्ट शॉट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री के बारे में से निपटाएंगे हम आज। ठीक है, अब देखो कैलोरीमेट्री क्या होता है। कैलोरीमेट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री इज सिंपली द स्टडी ऑफ हीट। अब हीट क्या चीज होती है यार? हीट देखो हमारी एनर्जी की एक फॉर्म है, हमने पढ़ा था ना वर्क एनर्जी पावर में कि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। तो हीट भी वही है, बस एक एनर्जी की फॉर्म है जो एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है जब वो दोनों क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो। अगर तुम्हें प्रॉपर इंग्लिश डेफिनेशन चाहिए तो देखो क्या होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी
टू अ कोल्ड बॉडी। हमेशा ये बात याद रखना कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। कभी ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि कोल्ड से हॉट, हॉट से कोल्ड दोनों में होती है, नहीं। हीट एनर्जी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही फ्लो करती है। वो भी कब? जब वो कांटेक्ट में हो। जैसे तुमने देखा होगा जब तुम गर्म पानी का ग्लास पकड़ते हो तो ग्लास क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है उसका ज्यादा गर्म है, और तुम्हारे हाथ का टेम्परेचर क्या है, मतलब हाथ कैसा है तुम्हारा, थोड़ा ठंडा है एज कम्पेयर टू द वार्म वाटर ग्लास। तो क्या होता है, जैसे तुम ग्लास पकड़ते हो एकदम से वो हीट क्या करती है, तुम्हारी बॉडी में आ जाती है ना, तुरंत आ जाती है। जैसे ही तुम कांटेक्ट करते हो, जब दूर रखा हुआ वो ग्लास वहां मेरा हाथ है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ूं तब क्या होता है, तब जो हीट होती है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है, ट्रैवल करती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो गर्म है, ठीक है, हॉट वाटर का ग्लास है, और हमारी बॉडी एज कंपेयर टू दैट ग्लास इज कोल्डर। तो क्या करती है, हीट हॉट से कोल्ड फ्लो करती है। अब एक और केस है, जब तुम बर्फ को पकड़ते हो, है ना, जब तुम बर्फ पकड़ते हो उस केस में क्या होता है, उस केस में तुम ये नहीं बोलोगे कि बर्फ ठंडी है उससे हीट मेरे हाथ पे ट्रांसफर हो रही है और क्या बोलते हैं मेरा हाथ ठंडा हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या क्या होता है, इसका उल्टा होता है। बर्फ पे ना हमारा हाथ जो गर्म है उससे हीट ट्रेवल करती है, हीट हमारे हाथ से बर्फ पे जाती है, और उस वजह से क्या होता है, हमारी आइस मेल्ट करती है। तो ये कॉन्सेप्ट मत कहीं लगा देना और ना किसी के सामने बोलना कि बर्फ से हीट हमारे हाथ में आती है फिर हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे हाथ से हीट ट्रेवल करती है बर्फ में, फिर बर्फ क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। ये तो बात हो गई हीट की। अब हीट की यूनिट क्या होती है, हीट की यूनिट होती है जूल और कैलोरी, है ना। जूल तो सारी एनर्जी फॉर्म्स होती है, जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है सबकी यूनिट जूल तो होगी क्योंकि बेसिक एनर्जी की यूनिट जूल होती है। कैलोरी यहाँ पे एक नई चीज आ गई, कैलोरी। इसके बारे में पढ़ने की, ये कैलोरी होती क्या है ना। देखो, 1 कैलोरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 कैलोरी इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। हमने 1 ग्राम पानी लिया, ठीक है, उसका टेम्परेचर 14.5 से 15.5 ले जाने में जितनी हमें हीट रिक्वायर्ड होगी, उस हीट को हमने बोल दिया क्या, 1 कैलोरी, ठीक है। हमारे साइंटिस्ट ने ये सेट कर दिया कि 1 कैलोरी इतना ही होगा, तो भाई हमारी भी बात, हम भी उन्हीं की बात मानेंगे कि भाई इतना ही होगा, इससे ज्यादा इससे कम नहीं हो सकता। अगर जूल में लिखे कैलोरी को तो 1 कैलोरी होती है 4.186 जूल के बराबर, या इसे हम राउंड ऑफ करके 4.2 जूल भी बोल सकते हैं नियरली, और क्वेश्चंस में हम ये 4.2 यूज करेंगे, 4.186 ये हम यूज नहीं करेंगे, कैलकुलेशन टफ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल चीज हो गई किसके बारे में, हीट के बारे में, और क्या बोलते हैं जो हीट की यूनिट है कैलोरी, उसके बारे में। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमने हीट तो पढ़ ली कि हीट होती क्या है, बट हीट को डिटरमाइन क्या चीज करती है, टेम्परेचर, है ना। वही तो हम अभी बोल रहे थे कि टेम्परेचर ज्यादा है मतलब ज्यादा गर्म है, हीट ज्यादा है टेम्परेचर कम है मतलब क्या है, हीट कम है क्योंकि टेम्परेचर कम है। सो टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर हमारा वो पैरामीटर है जो हमें किसी भी बॉडी की थर्मल स्टेट के बारे में बताता है ना। किसी बॉडी की किस चीज का बताता है, थर्मल स्टेट। थर्मल स्टेट मतलब उसके अंदर कितनी हीट है ना। टेम्परेचर ज्यादा तो मतलब हीट एनर्जी उस बॉडी में ज्यादा, टेम्परेचर कम तो मतलब हीट एनर्जी उस बॉडी के अंदर क्या होगी, कम होगी। अब एक और चीज के लिए टेम्परेचर काम आता है, वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को डिटरमाइन करने का, ठीक है। हमने बोला था कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे फ्लो करती है, बट हमें कोई यूनिट तो चाहिए या कोई पैरामीटर तो चाहिए जो बताए कौन सी बॉडी हॉट है और कौन सी बॉडी कोल्ड है। तो ये टेम्परेचर ही है जो हमें बताता है कि कौन सी बॉडी हॉट होगी कौन सी बॉडी कोल्ड होगी, और इसी की मदद से हम डिसाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। चलो, जैसे देखो यहाँ पे हमारी 2 बॉडी है, टेम्परेचर ज्यादा है टेम्परेचर कम है। बताओ हीट किस बॉडी से किस बॉडी में फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर हीट हमेशा क्या करती है, हाई टू लो फ्लो करती है, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, है ना। तुम बोलोगे कि ऐसे फ्लो करेगी, बट मैं बोलूंगा नहीं, अभी ऐसे फ्लो नहीं करेगी यार। मैं तुम्हें बताया था कि हीट क्या करती है, हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। अभी तो दोनों कांटेक्ट में है नहीं, अभी कोई हीट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बीच में एक रॉड लगा दूं दोनों के, ठीक है, लोहे की लगा दूं, किसी भी चीज की लगा दूं, तब इन दोनों के बीच में क्या करने लग जाएगी, हीट फ्लो, वो भी करेगी इधर से इधर, फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। अब टेम्परेचर की यूनिट हमारे पास 3 है, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, सेल्सियस एंड केल्विन। फ़ारेनहाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यूनिट किसकी क्या क्या होती है टेम्परेचर की, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस तो वही टेम्परेचर है, सॉरी सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट वो टेम्परेचर जिसमें हम अपना बुखार भी नापते हैं। डॉक्टर बोलता नहीं है 102 बुखार आ रखा, 103 बुखार आ रखा, है ना, दैट इज इन फ़ारेनहाइट, है ना। कोई ये मत सोचना सेल्सियस में 102 बुखार सेल्सियस मतलब तुम्हारी बॉडी ऐसे के अंदर के सारे फ्लूइड से भाप करके उड़ जाएंगे, पानी तो क्योंकि हमारी बॉडी में, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करता है, इवेपोरेट करता है। तो अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, उसके कानों से धुआं निकलने लग जाएगा, अंदर का सारा पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा। देखो, अब बात हमें इंपॉर्टेंट करनी है केल्विन के बारे में। केल्विन क्या होती है, केल्विन है एसआई यूनिट, इसकी
टेम्परेचर की। अब देखो, अगर हमें टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो ये हमारे पास कन्वर्जन रूल है। कन्वर्जन रूल क्या बोलता है कि टेम्परेचर इन केल्विन विल बी इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी ने दे दिया कि 20 डिग्री सेल्सियस तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर है, अगर तुम्हें उसे क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो बस उस 20 में 273 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 293 केल्विन। ऐसे ही सिंपली हमने क्या करना है, टेम्परेचर इन केल्विन हम निकाल सकते हैं। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार जो चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, क्योंकि हम आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे हम ज्यादा बात किसकी करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर की भी बात करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो सेल्सियस में और केल्विन में बराबर रहता है। हम अब वो फैक्टर्स देख लेते हैं जिन पे डिपेंड करेगा कि एक बॉडी कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी जब हम उसका टेम्परेचर रेज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ सिर्फ 3 ही क्या है फैक्टर्स। पहला तो मास ऑफ द बॉडी है ना, कितना मास है ना, जितनी ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा हमें हीट एनर्जी देनी होगी, है ना। ऐसे ही तो होता है, अगर हमें ज्यादा एक बाल्टी भर के पानी को अगर हमें गर्म करना है तो ऐसा हो सकता है मैं 1 ग्लास गर्म पानी उसमें डालूं, है ना, हीट एनर्जी तो एक्सचेंज होगी, है ना। मैं गर्म क्या बोलते हैं, जो मेरा ग्लास है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, और क्या जो मेरी पूरी बाल्टी है उसमें ठंडा पानी पड़ा हुआ उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ 1 ग्लास गर्म पानी डालूं और क्या बोलते हैं जो मेरी बकेट है वो पूरी गर्म पानी की हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बट ऐसा जरूर हो जाएगा कि अगर मैं सिर्फ 1 जग ग्लास में ठंडा पानी लूं, थोड़ा आधा फिल करके उसमें 1 ग्लास गर्म पानी डालूं, तो वो मेरे को अप्रिशिएबल वार्म दे देगा, है ना, थोड़ा बहुत गुनगुना गुनगुना सा हो जाएगा। तो इससे मैं क्या पता चल रहा है कि जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी बॉडी का टेम्परेचर रेज करने के लिए वो मास पे डिपेंड करता है। जग के अंदर जो पानी था हमारा, थोड़ा सा पानी, उसको तो मैं उतनी हीट दे रहा हूँ, ठीक है, 1 ग्लास गर्म पानी में जितनी हीट है मैं उसे उतनी दे रहा हूँ, उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। पर जो मेरा बाल्टी है उसमें मुझे थोड़ा सा भी डिफरेंस क्या हो रहा है, फील नहीं हो रहा है। तो मास पे तो हमारी क्या करेगी, डिपेंड करेगी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, जिसे हम क्यू से डिफाइन करते हैं। तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे जैसे हमारा मास बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे हमारी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड भी बढ़ती रहेगी। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो, जितना ज्यादा हमें टेम्परेचर बढ़ाना है हमें उतनी ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। ये भी तुम इसी कैसे समझ सकते हो कि जग में मैंने 1 ग्लास तो गर्म पानी डाल दिया, ठीक है, बट अगर मुझे और बढ़ाना है उसका टेम्परेचर तो मैं 1 ग्लास और डालूंगा और हीट एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। इस जो मेरा ग्लास है मेरे हाथ में उसमें क्या है, गर्म पानी, उसमें क्या है, हीट एनर्जी, तो मैं और हीट एनर्जी दूंगा। जितना जितना मुझे गर्म चाहिए होगा, जितना मुझे टेम्परेचर बढ़ाना होगा, मैं उतना क्या देता रहूंगा उसे, और गर्म पानी देता रहूंगा और हीट देता रहूंगा। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हमारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, है ना। जितना ज्यादा मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है उतना ज्यादा मैं गर्म पानी डाल रहा हूँ, ठीक है। तो Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल। देखो, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है मटेरियल। अलग अलग मटेरियल को अलग अलग हीट चाहिए होती है अपना टेम्परेचर रेज करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है कि हमें कितनी हीट एनर्जी देनी है एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड डेल्टा T। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब हमें क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें हीट एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेज करने के लिए। वो किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे कर रही है, डेल्टा टी पे कर रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा टी, क्योंकि दोनों पे ही डिपेंड कर रही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वल टू लगाऊं तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, वेयर C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वो क्या होती है। देखो, अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट होती है जो रिक्वायर्ड होती है 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। जैसे कि पानी का हमने मेजर कर रखा है, पानी के 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में हमें जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वैसे ही अगर हम आयरन की बात करें तो 1 ग्राम आयरन का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट चाहिए होगी वो उसकी होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हो तुम, Q इक्वल टू MC डेल्टा T होता है, हमें ये पता है। तो हम C को यहाँ से Q से M इधर लेके गए और T इधर लेके गए, तो हम C को लिख सकते हैं Q बाय M डेल्टा T। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी एंड द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो हीट एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, वही क्या है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम हीट कैपेसिटी के बारे में बात करें तो हीट कैपेसिटी पूरी एक बॉडी की होती है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो रही थी, जब हम पानी के बारे में बात करें तो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी हीट चाहिए वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी। अब अगर मैं पानी का पूरा एक कंटेनर की को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूँ, है ना, पूरी बॉडी की, जैसे आयरन का पूरा बहुत बड़ा ब्लॉक ले लिया, सॉरी, उसकी मुझे अगर हीट एनर्जी बढ़ानी है बाय 1 डिग्री सेल्सियस तो उसमें जितनी हीट मुझे लगेगी वो होगी क्या, हमारी हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो पर यूनिट मास होती है ना, हर 1 ग्राम के लिए डिफाइंड होती है।
और जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है वो पूरी सर्टेन बॉडी की होती है। बॉडी चाहे 5 किलो की हो, 10 किलो की हो, 5000 किलो की हो, अगर बॉडी की हीट कैपेसिटी दी रखी है तो हमें मास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मास मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सी डैश, जिसे हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट टेम्परेचर, है ना। जितनी हीट एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए। इसकी यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस। का मतलब ही वही है यार, कितनी कैलोरी चाहिए 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी इनवर्स आएगा -1। जब भी ऊपर पावर -1 आती है इसका मतलब क्या होता है, ये नीचे आएगा KCl/G/C, ठीक है। अब अगर हम हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात करें तो दिस इज कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, है ना। इसमें सिर्फ क्या करना है, हमें मास से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कितनी कैलोरी हमें रिक्वायर्ड है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसकी दूसरी यूनिट किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी होती है। तो ये तो बात हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच में कुछ डिफरेंस है, वो मैं तुम्हारे सामने भी लगा रहा हूँ, इससे तुम पढ़ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। अब देखो, हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। सो पानी जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 1000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और इसी की मदद से या इसी की वजह से हमारा पानी कई कामों में मदद करता है, ठीक है। चाहे वो नेचुरल फिनोमेना हो, चाहे वो हमारी मदद हो, ठीक है। देख लेते हैं पानी कैसे मदद करता है। पहली बात तो क्लाइमेट नियर सी शोर इज मॉडरेट, मतलब वहां जो क्लाइमेट होता है वो थोड़ा नॉर्मल सा होता है, ज्यादा गर्मी नहीं होती वहां। क्यों? क्योंकि देखो पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा है, मतलब पानी को गर्म करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो पानी के ऊपर हवा चलती है, अगर पानी गर्म नहीं होगा तो वो हवा भी गर्म नहीं होगी। ऑन दी अदर हैंड सैंड जो होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। पानी को हमें जब अगर 1 डिग्री सेल्सियस से रेस करना है ना पानी का टेम्परेचर, तो जितनी हीट हमें सैंड के लिए चाहिए ना, उससे 5 गुना ज्यादा हीट हमें पानी को क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, अगर उतना ही टेम्परेचर रेस करना है तो। सो क्या होता है, सैंड हमारी बहुत जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। उसकी वजह से जो हवा चलती है सैंड के ऊपर वो भी गर्म हो जाती है। सो हमें गर्मी ज्यादा लगती है जहां पे नीचे जमीन में मिट्टी है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर सी शोर के पास बहुत सारा पानी ही पानी है, तो चाहे उसे बहुत सारी हीट दे दो, फिर भी उसका टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा ही बढ़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा राइज नहीं होगा, ठीक है। सो ये तो एक रीजन हो गया जो नेचुरल होता है। दूसरा क्या है, पानी को हम एक इफेक्टिव कूलेंट की तरह काम करते हैं, है ना। जैसे तुम्हारी कार भी होती है, कार में कूलेंट डलता है, सो हम उसकी जगह कई केसेस में जब हम पे कूलेंट अवेलेबल नहीं होता, रास्ते में खत्म हो जाता, हम पानी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कूलेंट का काम क्या होता है, इंजन को ठंडा करना। कूलेंट क्या होता है, पाइप के थ्रू इंजन में जाता है और इंजन की हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। खुद वो गर्म होता है ना। तो देखो पानी भी तो वो काम कर सकता है, पानी इंजन में घूमता रहेगा, इंजन की हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, बट पानी का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि किसी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए हम पानी को एक अच्छे कूलेंट की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो इंजन के अंदर सर्कुलेट होगा तो वो हीट अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। देखो जो तीसरा काम पानी आता है हमारे, वो आता है जब हम अपनी कोल्ड कंट्रीज में वाइन और जूस की बोतल को संभाल के रखना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, बड़े से डब्बे में गर्म पानी भर देते हैं, उसमें जूस की बोतल और वाइन की बोतल डाल देते हैं। अब देखो जब पानी जमेगा तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट वाइन बॉटल। इसीलिए हम कोल्ड कंट्रीज में पानी को यूज करते हैं एज अ रिजर्वॉयर, ताकि हमारा जो वाइन है या जो बॉटल है वो एकदम से जम ना जाए, ठीक है। चलो तीसरी चीज, चौथी बात जो होती है जिसमें हमारा पानी हेल्प करता है, वो हमारी क्रॉप्स को बचाने के लिए करता है। यहाँ भी सेम रीजन है कि जब बाहर का ठंडे इलाकों में एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो हमारी जो प्लांट्स हैं वो फ्रीज हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है, और उससे वो खराब हो सकते हैं। तो अगर हम पानी से भर दें उसको, तो हमें पता है पानी तो बहुत टाइम लेगा जमने में, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने जो फील्ड्स होते हैं उनको भर देते हैं पानी से, ताकि वो जो हमारी क्रॉप्स है वो जमे ना, इजीली क्या करें, अपनी फंक्शनिंग करते रहें, ठीक है। तो ये बात हो गई कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उससे हमें क्या क्या मतलब है, क्या हमारे फायदे होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन या इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक ही तरह का न्यूमेरिकल होता है, वो तुम्हें मास्टर करना है और मैं बताऊंगा कि तुम उसे मास्टर्स कैसे कर सकते हो। देखो अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, या हम इसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बोलते हैं। ये बोलता क्या है कि जब भी एक हॉट बॉडी किसी कोल्ड बॉडी के साथ मिक्स्ड है या कांटेक्ट में है कोल्ड बॉडी के साथ, सो तब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ हीट जो होता है वो सिर्फ तब तक होगा जब तक दोनों सेम टेम्परेचर अटेन ना कर ले, है ना। क्योंकि हमें पता है हीट एक्सचेंज कब होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अगर ये दोनों कांटेक्ट में और दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया तो भाई हीट एक्सचेंज होगा नहीं, क्योंकि दोनों का क्या है, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस कुछ नहीं है।
और जो ये प्रोसेस होती है पूरी, उसमें जो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी है वो हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी के बराबर होगी, है ना। जितनी हीट हॉट बॉडी देगी उतनी ही कोल्ड बॉडी लेगी, उससे ज्यादा तो ले नहीं सकती, है ना। ये हमारा किस लॉ पे बेस्ड है, ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस में, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होता है, जितनी एनर्जी ये लॉस करता है उतनी ये क्या करती है, कोल्ड बॉडी गेन कर लेती है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दो बॉडी मेरी B1 B2 और इन दोनों का टेम्परेचर अलग है T1 T2, और T1 जो है वो मेरी हॉट बॉडी है। और अगर इन दोनों को मैंने कॉन्टैक्ट में रखा, हीट एनर्जी एक्सचेंज हुई, पूरी प्रोसेस जो भी हुई, इन दोनों ने सेम टेम्परेचर लिया, लास्ट में T फाइनल, है ना, जिसे हम क्या बोलेंगे, T फाइनल। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करूं कि हीट लॉस बाय हॉट बॉडी बराबर हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी है, तो मुझे क्या मिलता है। देखो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू MC डेल्टा T, इसका मान लो कुछ मास M है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ C है, डेल्टा T क्या किसके बराबर होगा, डेल्टा T होगा हमारा T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो T फाइनल माइनस जो हमारी हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या था स्टार्टिंग में T1, T फाइनल माइनस T1 बराबर किसके होगा, ये मास ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है, और व्हाट M2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी एंड टेम्परेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो मतलब फाइनल टेम्परेचर इसमें भी क्या था, T फाइनल माइनस T इनिशियल क्या था इसका, T2, क्योंकि T2 हमारी कोल्ड बॉडी थी। तो हम इस इक्वेशन का यूज करके इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, हम इस इक्वेशन को यूज करके फाइनल टेम्परेचर निकाल पाएंगे जब हम इन दो बॉडीज को मिक्स करेंगे। या दो ऐसे दे रखा होगा क्वेश्चन में कि एक पानी का टेम्परेचर इतना है, दूसरा उसमें और मैंने पानी डाल दिया, तो मुझे ये बता दो कि फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा। वैसे न्यूमेरिकल सिर्फ बहुत पूछे जाते हैं, तो चलो आ जाओ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कुछ ऐसा ही। देखो मिक्सचर के क्वेश्चन करने से पहले हम एक थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है वो क्वेश्चन, हमारे पास एक हीटर है 1000 वॉट का जो 5 किलो के लिक्विड का टेम्परेचर रेज कर रहा है 25 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट पे। हमें क्या निकालनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C एंड हीट कैपेसिटी C डैश ऑफ द बॉडी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि एनर्जी कितनी ली उसने, ठीक है, एनर्जी कितनी ली, Q कितना लिया, ठीक है। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। हमें पता है पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम उससे निकाल लेंगे कि इस हीटर ने हमें एनर्जी कितनी दी है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना ले सकते हैं 2 मिनट। अब देखो हम यहाँ हर चीज ऐसा यूनिट में लेते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट की जगह हम क्या लेना पड़ेगा, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 2 × 60। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, इतनी जूल हमें एनर्जी मिली है, ठीक है, इतनी जूल हमें एनर्जी मिली है, क्योंकि ये जो आंसर आता है वो जूल में आता है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कि 5 kg क्या है, m की वैल्यू है, एंड डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी 6 डिग्री सेल्सियस है ना, या डेल्टा टी से 6 मान लो, 6 है ना। देखो 25 से 31 पहुंच गया, तो 31 माइनस 25 कितना होता है 6। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कौन सा, Q इक्वल टू MC डेल्टा टी, ठीक है, Q बराबर MC डेल्टा टी। तो Q कितना है हमारा 1000 इंटू 2 इंटू 60। अब देखो मास कितना है, मास है मेरा 5 किलो, ठीक है। C मुझे पता नहीं है, वही तो निकालना है। डेल्टा टी कितना है 6, है ना, 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे चेंज हुआ है टेम्परेचर। अब यहाँ से मैं C की वैल्यू निकाल दूंगा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके C की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा आंसर होगा। तो आई होप मैं तुम्हें इतने में छोड़ पाऊँ, इतना इजी जो प्रोसेस दे रखी है मैंने तुम्हें, इतना इजी आंसर निकालना वो तुम निकाल पाओ, ठीक है। तो इसे निकालो तुम फटाफट, इसे सॉल्व करो, तब तक मैं तुम्हें आगे जो मैंने तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर पढ़ाया था ना, उसका बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ये एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, एक वेसल है जिसमें मेरा 50 ग्राम पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, उसमें मैंने 40 ग्राम वाटर और डाला एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब ये जब मिक्सचर पूरा हुआ तो फाइनल टेम्परेचर आया हमारे पानी का 30 डिग्री सेल्सियस। हमें बताना है हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल कितनी है। हमें एक और चीज दे रखी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो देखो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की हीट लॉस बाय हॉट बॉडी बराबर हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। हम वो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो जो वेसल में हमारा 50 ग्राम पानी था वो क्या हो गया, अब 30 डिग्री सेल्सियस में हो गया, ठीक है। 20 डिग्री से वो 30 डिग्री में क्या हो गया, टेम्परेचर उसका राइज हो गया। तो इसको कितनी हीट चाहिए पहले वो निकाल देते हैं, ठीक है, हमारे 50 ग्राम वाटर को। तो Q की वैल्यू क्या होती है, MC डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना है हमारा 50 ग्राम 50 ग्राम इंटू C क्या है 4.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कितना है
10। तो यहाँ पे क्या आ गया 50 इंटू 42, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 2 10, 0 1 5 4 20 और 21 2100। 2100 कैलोरी जो हमारी हीट है वो तो इस पानी ने ली होगी, ठीक है। किसने ली होगी? हमारे इस पानी ने, ठीक है, 20 डिग्री से 30 डिग्री जाने में। अब ये जो पानी है हमारा 50 ग्राम 60 डिग्री सेल्सियस पे, उसने कितनी हीट थी ये हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम लगाएंगे हीट लॉस बाय हॉट बॉडी बराबर हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। अभी लगाएंगे, रुक जाओ पहले, ठीक है। पहले से देख लेते हैं इसने कितनी हीट थी। सो Q बराबर MC डेल्टा T होता है, ठीक है। मास यहाँ पे कितना है 40 ग्राम इंटू C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4.2 और डेल्टा टी कितना हो रहा है, ये 60 से 30 जा रहा है, ठीक है। 60 से कहा जा रहा है 30 पे, तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना है 30, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 40 इंटू 4.2 इंटू 30, इसकी वैल्यू आती है 5040 कैलोरी। अब देखो हमारे जो 50 ग्राम पानी है उसने तो 2100 कैलोरी ली, ठीक है, और हमारा जो गर्म पानी है उसने 5040 दी। बट हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है, हीट लॉस बाय कोल्ड बॉडी बराबर हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है। तो जितना हमारा हॉट बॉडी ने दिया उतना तो कोल्ड बॉडी को मिलना चाहिए, बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हॉट बॉडी ने मेरा 5040 दिया बट कोल्ड बॉडी को सिर्फ 2100 मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ यार कि जो वेसल होता है उसने भी तो थोड़ी हीट ली होगी, है ना। जब भी हम गर्म पानी के ग्लास में, जैसे पानी के ग्लास में गर्म पानी डालते हैं तो हमारा ग्लास भी तो गर्म होता है, तो हीट एनर्जी तो ग्लास या जो भी हमारा कंटेनर है उसने भी ली होगी। और वही हमसे पूछा हुआ है कि जो हमारा कंटेनर है उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं कि हीट लॉस्ट बाय वाटर जो 60 डिग्री पे है बराबर किसके होगा, हीट गेन्ड बाय वाटर जो हमारा 20 को 20 डिग्री सेल्सियस में था एंड वेसल, ठीक है। अब वेसल ने कितनी एनर्जी ली हमारी वो हमें यहां से निकाल के क्या पता चल जाएगा, ठीक है। तो हीट लॉस बाय वाटर एट 60 डिग्री कितना था 5040 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस वाले ने कितना गेन करा 2100 प्लस वेसल ने जितना होगा वो हमें यहां से पता चल जाएगा। तो वहां से वेसल ने कितनी हीट ली वो किसके बराबर आ गई, वो आ गई हमारी 2940 कैलोरी, ठीक है। अब यहां से हमें पता चल गया कि जो हमारी वेसल है उसने 2940 कैलोरी ली है। अब देखो हमें पता है Q बराबर MC डेल्टा T होता है या Q बराबर MC डैश M नहीं आता उसमें, सिर्फ C डैश डेल्टा T आता है, ठीक है। ये जो C है वो है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और जो C डैश है वो है हमारा हीट कैपेसिटी ऑफ द एंटायर बॉडी। हमें क्या पूछा हुआ है, हमें हीट कैपेसिटी पूछा हुआ है, तो हम सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमें हीट मिली वो कितनी थी 2940, ये किसके बराबर होगा C डैश इंटू डेल्टा टी। तो C डैश तो हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, देखो वेसल में जो पानी पहले से पड़ा हुआ था 20 डिग्री सेल्सियस पे, वेसल का टेम्परेचर भी तो वही होगा, है ना, वरना यहाँ पे भी हीट एक्सचेंज हो रही होती, बट नहीं, यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। वेसल ये जो था ये इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। तो वेसल का जो हमारा टेम्परेचर है वो भी 20 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 20 डिग्री से वेसल का टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया 30 डिग्री में, तो कितना टेम्परेचर का चेंज आया 10, तो C डैश इंटू 10, यहाँ से C डैश की वैल्यू होगी 294 कैलोरी पर ग्राम, सिर्फ 294 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि ये क्या है हमारी हीट कैपेसिटी है, ये हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है। हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे करके तुम फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, ऐसे करके तुम ऐसे थोड़ा टफ क्वेश्चंस कर सकते हो। आई होप तुम्हें अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर जो है लेटेंट हीट। देखो अब बात आती है हमारी लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट की। ये हमारा यूज होता है जब हमारा फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जैसे कि हम बात कर सकते हैं वाटर से हम स्टीम कन्वर्ट कर देंगे और आइस से हम वाटर बनाएंगे, या हम इसे उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे ये फेज चेंज होती है, फेज चेंज होती है, तो हमारा टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके अलावा भी एक हीट एनर्जी चाहिए होती है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। और वो किस काम में आती है, वो फेज चेंज करने का काम आती है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से व्हाट गैस, है ना। अब देखो जैसे हमारे इस वेसल में वाटर पड़ा हुआ है और हमने इसमें क्या डाली, एक आइस की क्यूब डाली, है ना, होता है ना अपने ग्लास में बर्फ डालते हैं पानी ठंडा करने के लिए,
वैसे ही हमने आइस का क्यूब डाला। तो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस होगी वो उसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, वो ऐसे होगी कि आइस पहले हमारी 0 डिग्री सेल्सियस में है, वो पानी में गई, ठीक है, वो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस से पानी में कन्वर्ट होगी। यहाँ उसे क्या मिलेगी, लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा पानी, तब जाके क्या होगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस बनेगा। और जब पानी बन गया उसके बाद हम अपना प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर लगाएंगे। सो जो हमारे ये इस टाइप के क्वेश्चन होता है ना, उसमें हमें लेटेंट हीट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब ये लेटेंट हीट तो समझ में आ गया कि एक बॉडी को फेस चेंज करने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी या कितनी वो रिलीज करेगी, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। अगर मैं उसे पर यूनिट मास ले लूं, है ना, कि 1 ग्राम के लिए कितना हीट चाहिए होगी या कितनी रिलीज होगी, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। और अगर थोड़ा कम समझ में आया है तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसके न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चन है 2025 का, इसमें क्या बोल रहा है, 30 ग्राम आइस का हम यूज कर रहे हैं टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या निकालना है, पानी का मास कितना है। तो देखो यहाँ पे ग्लास या वेसल कुछ भी होगी, इसमें पानी भरा हुआ होगा, यहाँ पे हमने आइस डाली। हमें प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पता है, क्या होती है वो, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। अब हमें ये तो यहाँ पे पता नहीं है कि हमारी जो हॉट बॉडी, जो हमारा पानी पहले से इस पे रखा हुआ था, ठीक है, उसका मास क्या है। तो हम हीट लॉस बाय हॉट बॉडी तो नहीं निकाल सकते बिना मास के, पर हमें कोल्ड बॉडी के बारे में बताया कि हमने बर्फ कितनी डाली है। तो जब हम हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी करेंगे तो हमारे पास 2 हीट आएगी वहां पे, एक तो लेटेंट हीट और दूसरी आएगी हमारे पास जो हमारी टेम्परेचर रेस करने से हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सो दूसरी क्या होगी हमारी, टेम्परेचर रेस करने में जो हीट रिक्वायर्ड है। तो आ जाओ दोनों निकालते हैं। लेटेंट हीट कैसे निकलती है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू ml। अब यहाँ पे मास कितना है, यहाँ पे मास है 30 ग्राम, और जो हमारी लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, उसकी वैल्यू क्या है, 336 जूल, 336 जूल। तो यहां इसे कैलकुलेट करके क्या आ गया हमारे पास, सो ये आ गया हमारा 10080 जूल, है ना। अब हम अगर आगे देखें, आगे हमें और क्या चाहिए, लेटेंट हीट तो आ गई, और जो टेम्परेचर रेस करने में जो हीट मिली होगी इसे, वो कितनी आएगी, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। मास कितना है 30 ग्राम, C की वैल्यू क्या है 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, देखो 0 डिग्री से कहां पे जा रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है ना। फाइनल टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी बर्फ है वो 0 से 20 पहुंच रही है, और जो हमारा पानी है वो 70 से 20 पे आ रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो ये वाली हीट आती है क्यों, वो कितनी आती है। सो ये आता है डेल्टा टी क्या होगा, 0 में से माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 20 ही बचेगा। सो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आता है, ये आता है हमारे पास 2520, है ना। देखो हमें पता है जितनी हीट हॉट बॉडी ने लूज करी होगी उतनी कोल्ड बॉडी ने गेन करी होगी, और कोल्ड बॉडी ने जितनी हमारी एनर्जी गेन करी उन्होंने निकाल रहा है कितना है 10080 लेटेंट हीट और 2520 टेम्परेचर चेंज करवाने के लिए। तो इसका टोटल आ गया 12600। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पानी है, जो हमारा पानी था 70 डिग्री सेल्सियस में, उसने 12600 जूल हमारी हीट दी है। तो अगर हम पानी की हीट निकाल दे तो होता है MC डेल्टा टी। एम हमें पता नहीं है, एम की जगह हमने एम ही रखा हुआ है। सी की वैल्यू होती है 4.2 और डेल्टा टी है 70 - 20, दैट इज व्हाट 50। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलता है 210m बराबर 12600, और यहां से एम की वैल्यू आ जाती है 60 ग्राम। सो बहुत इजीली हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर तुम्हें ये क्वेश्चन या ये चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम और मेरे से पढ़ो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।